अस्सलाम वालेकुम, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत से हुमायूं ज़ेबा बासी और मेरे साथ मौजूद है ठीक ठाक हलीमा जुल्फ़िकार। हुमायूं आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे मैंने काफी कोशिश की थी मैच करने की, बड़ा अच्छा मैच हो गया हमारा, लेकिन आपके बड़े। लेकिन आज फ्राइडे की मुनासबत से हमेशा आप शलवार कमीज पहनते हो, आज क्यों नहीं आपने पहना? मुझे तो पता है लेकिन ऑडियंस को भी बता दें। डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने एक निजी मसरूफियत है मेरी, मैंने उसके लिए आज आधे शो में जो है वो आई हैव टू लीव। मैंने तकरीबन 11 बजे यहाँ से चले जाना है, 10:50 तक मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो आपने आज जो है हलीमा से एंटरटेन होना है। आपके लिए अच्छी खबर है आज सुबह सुबह में जो आप सिर्फ 1 घंटा बर्दाश्त करेंगे। नहीं, अच्छी खबर नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बुरी खबर भी होगी जो आपसे प्यार करते हैं यकीनी तौर पे, और उनके लिए अच्छी खबर नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोग होंगे जो आपसे प्यार नहीं करते, सभी आपको पसंद करते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा लगता है अगर शॉपर भी नजर आए और हम जैनब को कह दे सलाम, क्या हाल है जैनब, कैसी हो जैनब, क्या हाल है, कर दे जी, दिखाएं। ये नॉर्मल चीजें, शॉपर वापर होते हैं भाई, ये घर में शॉपर पड़े होते हैं। अच्छा, ये दिखाने का मकसद जो है ना ज़ैनब, वो ये है कैसी हैं आप? यार दिखाएं तो देखिए वो शॉपर। फरहाद भाई आपने कितनी चालाकी से शॉपर काटा है ना। वैसे बड़े तेज हैं आप। इम्तियाज, हैट्स ऑफ। अच्छा ज़ैनब, ये दिखाने का पता है मकसद क्या था? आपने जल्दी चीजें छुपा दी हैं। अक्सर लोग जो है वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें क्या पता वो सही बनाती हैं, उधर बनाती हैं कि नहीं। और मैंने किसी किचन शो में ये नेचुरल चीजें देखी। देयर इज अ शॉपर, आप वो आलू वाला शॉपर दिखाएं सर हमें। देयर इज अ शॉपर, आलू, ये ले मैंने रख दिया। आलू जो है वो आए जो मैंने नीचे रखे थे वो भी दिखा देती हूं। ये ले जी, ये एक में दही है, लेमू है, पुदीना है, धनिया, ये सारी चीजें जो है वो मौजूद है। सुबह सुबह आती हैं फ्रेश। हाँ जी यार कितने अच्छे आप लोग हो यार। हमारी टीम जो है वो सुबह मंडी से लेके आते हैं, सामान लेकर आती है। हाँ, इम्तियाज लेके आते हैं। इम्तियाज सब्जी मंडी से लाते हो? हाँ जी यार आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू इम्तियाज। आप क्या लेके आए? कुछ भी नहीं लेकर आए, आज मैं अपना आप ले आते, बड़ी बात है। पर यकीन माने इम्तियाज, आई विल गिव यू ब्राउनी पॉइंट्स कि माशाल्लाह शो इतना अच्छा कंडक्ट करते हो, गेस्ट सारे कोऑर्डिनेट करते हो, पूरी टीम को चलाते हो। यार वेरी गुड, बहुत कुछ सीख गए। अच्छा, मेरे ख्याल में सिंध में वाहिद बंदा होगा जो इतना अच्छा चल रहा है। बाकी तो सिंध के हम जानते हैं काफी सारे लोग जो कराची में बैठे हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है मेरी सास के बाद वाहिद बंदा है। सास अच्छा। हाँ। मैं कहीं सियासत की बात कर रहा था कि उसके बाद जो वाहिद बंदा है जो जैसे ही चल रहा है। नहीं, जो ईमानदारी से अपना काम भी करते हैं वो। पर आप मुझे कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, हम इम्तियाज की तारीफ कर रहे हैं। इम्तियाज हुमायूं वैसे कभी तारीफ नहीं करता, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। दिल से हुमायूं बहुत ज्यादा इम्तियाज से प्यार करता हूं। वो उसकी भी वजह है कि कुछ लोग होते हैं, जो कुछ सिबलिंग्स होते हैं जिनमें आप कहते हो कि जी इसको तंग करने का मजा आता है क्योंकि वो तंग हो जाता है। आपने कभी खानदान में ऐसे लोग देखे जिनके तंज व मजाह में आपके लिए सबक होता है? वो आपको एक मजाक में ऐसी बात बताता है, किसी की दिल आजारी भी इस तरह ना हो, आदत भी हो जाए, लेकिन चीजें भी सीख ले। तो मैं इम्तियाज से अक्सर वो करता हूँ। आज का टॉपिक बता देता हूँ, इसी से रिलेटेड था। आज का टॉपिक है जनाब कि आप जब सब्जी लेने जाती हैं, कपड़े लेने जाती हैं, आप कैसी शॉपर हैं, आप कैसे शॉपिंग करती हैं? आर यू पागल के पूरे दुकानें फिर के एक चीज कर दे? कैसे सब्जी की बात बताओ पहले। अच्छा, कैसे सब्जी और फ्रूट जो है मैं बहुत अच्छा खरीदती हूँ। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इस तरह की चीज़ों में अपने फादर के साथ स्पेंड किया है। मैं कोई वो वाली लड़की नहीं थी जो घर पे रहती हैं या इस टाइप की। मैंने बहुत ज़्यादा मैं उनके साथ मार्केट जाया करती थी, तो मुझे वो चीज़ें समझ आ गई थी, वो चीज़ें मैंने नोटिस कर ली थी कि वो सब्ज़ी किस तरह से ख़रीदते हैं। और मेरे जो वालिद साहब हैं वो सब्ज़ी और फ्रूट बहुत अच्छा सब्ज़ी और फ्रूट खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि कैसे अभी आपके सामने रेडी है आलू ले लो। नहीं, आई विल पिक एंड चूज। मैं कभी भी सब्जी वाले या फ्रूट वाले को नहीं कहती हूँ कि मुझे इतने डाल दें। मेरे ख्याल से ये कारोबार भी आप कर सकते हैं। आपको याद नहीं है ये वेलकम मूवी में था? हाँ, मुझे याद है। दादा पाटेकर करता। तो मुझे लगता है कि आप जब उनको कहते हैं तो उनके पास बहुत सारे सामान होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्होंने ऑब्वियसली निकालनी होती हैं। तो वो क्या वो आपसे तंग भी आते हैं सब्जी वाले और नहीं, इसलिए तंग नहीं आते क्योंकि मैं भाव तो नहीं करती। आप नहीं करती तो आप? हाँ, मैं कहती हूँ मैं अपनी मर्जी की डालूंगी,
पैसे जो आपने मुझे रेट में पहले पूछती हूँ कि क्या रेट है, वो बताते हैं मुझे कि ये रेट है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि चीज मैं कपड़ों की डिफरेंट शॉपिंग्स होती हैं मेरी। क्या अंदाज क्या है तुम्हारा कपड़ों की शॉपिंग करने का? एक चीज अच्छी लगी ले लो, बस ले लो। हाँ, आई एम वेरी क्विक इन शॉपिंग। मैं जब बहुत सारी दुकानों में मैं जाती हूँ तो वो एक ज़माना होता था, अब तो इतना वो वाला ज़माना नहीं रहा थान खोलने का। वो थान खोल के आपको दिखाते थे, तो मैं उन भाई साहब को कहती थी कि जो थान मैं कहूँगी वो आपने खोलना है, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करनी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा। अच्छा। तो मैं उनको जैसे कहूँगी कि ये थान खोल दें, और वो जैसे ही खोल के दिखाऊंगी मैं कहूँगी हाँ ये कर दें। अच्छा, मैं अगर अपनी सब्जी की बताता हूँ। अच्छा, सब्जी में इस तरह लेता हूँ कि सब्जी खुद भी पनाह मांगती है कि खुदा के लिए और ना मुझे चेक करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फ्रूट सब्जी बहुत ही ऐसे सारी साइडें यस आई विल सी इट एंड आई एम सॉरी, माजरत के साथ मैं भावताव करता हूँ, मैं नहीं झूठ बोलूंगा, मैंने बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हलीमा नहीं करती है, मैंने देखा है। ये मैं कॉन्ट्रडिक्ट यार ना क्या करो, भावताव बेचारे। मैं बताता हूँ मैं क्यों करता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। आपको याद है भावताव मैं इसलिए करता हूँ कि देखिए जो केला 200 रुपए मिल रहा है हर जगह पे, 150-200 रेट है, वो एक बंदा आपको 300 दे रहा है, तो आप उसे कहोगे ना बेटे ये मुनाफाखोरी है, ये आप ज्यादा कर रहे हो। मैं उनसे करता हूँ भावताव, क्योंकि मुझे रेट्स का पता होता है। आपने मेरे साथ शॉपिंग की हुई है, बड़ी बेहतरीन में भी रहते हो हर जगह पे, तो आपको रेट्स का आपने मेरे साथ शॉपिंग की हुई है, आपने देखा है कि वो चीज उससे दे दी, और क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी की हुई थी ना, बहुत ज्यादा चीज लगाई हुई थी, उसने रेट दे दिया, और कितने आराम से दिया, वो गुस्सा था, अच्छा मैंने हुमायूं से ना पूछा, मैंने कहा हुमायूं ये तो कभी भी ना दे, मतलब जो बंदा किसी चीज का 3000 रुपए कह रहा है वो उसको 500 में कैसे दे सकता है? तो हुमायूं ने उससे मुझे कहा कि हलीमा इसमें अच्छा, भी हो सकता है कुछ कमीशन हो या समथिंग हो, वरना मैं उसके कोई चाचा का बेटा तो हूं नहीं, वो मुझे क्यों लेके जाने। अच्छा हुआ ये कि मैं हलीमा के साथ गया, तो हलीमा को जब वो 5000 उसने बताया, मैंने उससे कहा 1500, तो 1500 पे ना उसको कुछ नहीं हुआ। हलीमा करती है 1500, पागल हो क्यों, कहती है 1500 रुपए। यार ये मेरी अम्मी वाली हरकत थी जो मैंने बहुत अरसे बाद देखी थी। कोई आपको कहते हैं 5000 तो आप आगे से बोलते हो 3000, तो हुमायूं वाज लाइक 1500, और 1500 से वो 4000 पे आ गया। हुमायूं वाज लाइक 1600, हाँ, 1650 दे दिया फिर उसने दे दिया। सो मैं इस तरह कपड़ों के बारे में अगर बात की जाए हलीमा, तो कपड़ों के बारे में मैं करता हूँ कि जैसे ये हम सब्जी की बात नहीं कर रहे थे, ये हम बेडशीटिंग और इस तरह की चीजों के हवाले से बात कर रहे थे। लोग कहे 3000 की कौन सी। मुझे डबल थ्रेड की बेडशीट बहुत पसंद है, तो मैंने इसको भी दिलाई थी। मैंने कहा अच्छी लगती है ना, दे लुक सो नाइस, एक कलर में होती है। याद रखिए जाके ले डबल थ्रेड, अगर पर मीटर में आपको बताता हूँ 750 रुपए पर मीटर वो मिल जाया करती है, जाके ले लें, इट्स रियली नाइस। लिखा हुआ है, हाँ मुझे याद है। अच्छा उसके बाद कपड़े लेने के लिए हलीमा में से जाता हूँ, जैसे सेंटोरस में गया। नहीं इम्तियाज, मैंने इसकी स्किल्स देखी हुई है, ये बहुत मतलब इसकी अजीब चीज है ये। अच्छा सेंटोरस में गया, मैंने पहली दुकान से शुरू किया। अब बताना कि वहाँ जाके भी तुमने बार्गेन कर लिया। बता रहा हूँ ना आपको, पहली शॉप से गया, मैंने आखिरी शॉप तक एक एक चीज देखनी है, एक एक चीज देखूंगा, फिर जो चीज मुझे याद रहेगी कि यार वो सबसे अच्छी थी, फिर लेता हूँ। तो मेरा शॉपिंग का प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ तक ये जो मेरे हस्बैंड है, उनका भी शॉपिंग का प्रोसीजर मेरा बहुत डिफरेंट है। हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो जितना टाइम अमूमन ख़वातीन लगाती हैं उतना वो लगाते हैं, और जितना टाइम अमूमन मर्द लगाते हैं उतना मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता कि 4 रंग हैं उनके पास, उसके बावजूद इतनी सिलेक्शन। क्योंकि हम लेते हैं बेटा एक साल में एक दफा, वो एक दफा मिलती है, तो हमें तो सिलेक्शन करनी पड़ती है। आप हर रोज लेती हो। ये भी एक अजीब सी चीज़ है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं, मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी, शायद आपने भी देखी हो क्योंकि ही इज़ योर फ्रेंड ऑल्सो। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनके पास एक ब्लैक पैंट होती है, एक ब्लू पैंट होती है, एक ब्राउन होती है, एक बेज होती है, मतलब ये कलर्स होते हैं डिफरेंट 7-8 पैंटें होती है, लेकिन डिफरेंट कलर की, कोई भी कलर रिपीट नहीं हो रहा होता। और जब रिपीट होता है तो वो कहते हैं यार ये पुरानी वाली पुरानी होगी, हम नहीं ले लेते इसी कलर में। कुछ लोग होते हैं जिनके पास 20 पैंटें एक ही कलर की होती है। मेरे पास ब्लैक कलर की 8 पैंटें, आपको पता है, ब्लैक पैंट पहनता हूँ बहुत, मेरी 8 पैंटें ब्लैक कलर की, क्योंकि मुझे हाँ मेरे पास 8 पैंटें ब्लैक कलर की, बिकॉज मैं पहनता हूँ। अच्छा ये मैं आपको ये बताने का मकसद, आज ये टॉपिक रखने का मकसद क्या था, जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जब भी हम कोई चीज़ देखने के लिए जाते हैं, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका बेसिक रेट क्या है। कभी भी खुदारा मेरा भी ये कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ महंगी होगी वो अच्छी होगी, मुझे भी ये लगता है कि चीज़ महंगी होगी, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, ये नहीं है, ये अच्छी, ये सही नहीं है, ये आपसे मैंने सीखा इसीलिए। हो सकता है कोई चीज़ सस्ती है तो वो भी ज़्यादा चीज़ वो बेहतर हो। याद रखें अगर आपने कपड़े लेने हैं, ये मैंने आज आपको इसलिए बताया फॉर इस्लामाबादियंस, कोशिश करें लाहौर कराची जाएं,
वहां से जाके कपड़े ले, अगर जा सकते, अगर कोई फेरा लगता है आपको, क्योंकि वहां पे सस्ते और अच्छे मिलते हैं। करती हूँ, इससे भी मैं कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। हर जगह पे हर तरह के कपड़े, कराची जब मैं गई और शॉपिंग वगैरह करने के लिए, मुझे जो चीज़ वहाँ पे डिफरेंट लगी वो ये लगी कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत वैरायटी है। लेकिन मुझे लगता है कि जब से ऑनलाइन चीज़ों का सिलसिला शुरू हुआ है तो वही चीज़ आपको ऑनलाइन यहाँ पे इधर कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, मुझे हमेशा गलत चीजें आती है, मुझे ऑनलाइन पे क्योंकि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी नहीं आती। ऑनलाइन शॉपिंग भी एक आर्ट है जो आपने सीखना है। और मुझे लगता है कि जो लोकल ब्रांड्स हैं, मैं हमेशा जो अपने कपड़े खरीदती हूँ, मैं कभी बिग ब्रांड से नहीं खरीदती, मैं लोकल ब्रांड से खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी प्राइसेस बहुत ऑनलाइन शॉपिंग, हाँ, हम किसी दिन आप सीखेंगे, यहाँ पे अच्छी ब्रेक होती है और उनका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा होता है। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना एक और सुबह हुमायूं और लीमा के साथ। आपने बताना है कॉल करके आप कैसे करते हैं कपड़ों की खरीदारी और सब्जी खरीदारी, क्या आप भाव-ताव करते हैं, क्या आप सब्जी के अंदर चले जाते हैं? नहीं तो फिर बताइए, हम भी यहाँ पे बैठे हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं एक और सुबह। जल्दी से ज़ैनब की तरफ चलते हैं क्योंकि ज़ैनब आज जो चीज़ बना रही है उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो शी वांट्स कि उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वो चीज़ जो है वो बेहतरीन तरीके से बन जाए। बाद में हम थोड़ा उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो तब बनाना शुरू करती हैं तो थोड़ी जल्दी सी मच जाती है वहाँ पे। कैसी है ज़ैनब? जी मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं? बिल्कुल ठीक है, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं इस कलर। मैं आपको कहने लगी थी आपका फ्रॉक बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और आपका हुमायूं हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, बहुत आप अच्छा। थैंक यू वेरी मच। बहुत कम जो है वो ब्लो ड्राई करता हूँ तो हाँ थोड़े से रह गए नहीं पहले हुमायूं काफी ज्यादा करते थे, लेकिन अब उनको सबने कहा है कि आपकी कर्ली बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी वो भी अच्छे लगते हैं। नहीं लेकिन आप गलत कह रहे हो, मेरे पास रह थोड़े के, अगर मैंने और ब्लो ड्राई किए तो ये भी चले। जब चेंज एकदम आता है ना तो वो वैसे ही अच्छा लग रहा होता है। जी ज़ैनब आज क्या बना रहे हो? आज हम सिंधी बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा। और सिंधी बिरयानी विद आलू, क्योंकि वो होती कोई खास है कि इम्तियाज ने कहा है कि सिंधी बिरयानी? नहीं इम्तियाज ने नहीं कहा, बस मेरे माइंड में ये था कि रमज़ान में मैंने एक बिरयानी बनाई थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो मेरी अपनी रेसिपी थी। तो सिंधी एक ट्रेडिशनल इस तरह से है कि उसमें आलू डलता है। आपने मुझे बोला था कि उसमें आलू नहीं डाला, तो इसलिए मैं इसमें आलू डालूंगी, तो मैंने कहा चलें ये भी एक आलू वाली बिरयानी भी बीच में। आपको जैसे कि मैंने जिक्र किया कि एक छोटा सा मसला है, वो मसला ये कि मैं 11 बजे चला जाऊँगा, तो आप भी मेरे लिए पैक करके रख लें, मुझे मैं के बाद ले लूँगा आपसे। जी ठीक है। अच्छा ज़ैनब इसकी रेसिपी क्या है? जी मैं रेसिपी बता देती हूँ। बिरयानी के मसाले की सबसे पहले अज्जा जो है वो बताती हूँ कि इसमें जो है तेल 1/4 कप जाता है, लेकिन लोग जो है ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, वो हाफ कप भी डालते हैं, 1 कप भी डालते हैं। प्याज इसमें हाफ कप जाएगा, मतलब 2 अदद इसमें प्याज जाएंगे। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच जाएगा, काला या सफ़ेद दोनों में यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च 20 अदद इसमें जाएगी, साबत बादियान का फूल 3 अदद इसमें जाएगा, सब्ज़ इलायची 5 अदद इसमें ऐड होगी, काली इलायची 3 अदद, दालचीनी 3 अदद, लौंग 6 अदद, तेज़पात जो तेज़ पत्ता होता है वो 2 अदद जाएगा। चिकन 1 किलो इसमें ऐड होगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 1 कप, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधे खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच और लेमन जूस 1 खाने का चम्मच। अच्छा, इसमें जो आलू भी ऐड होंगे आपकी क्वांटिटी पे, मैं इसमें 2 डाल रही हूँ, 2 डाल दें आप आलू कट करके 4 पीसेस करके। आलू बुखारा जो है 7 अदद जाएंगे। दही 1 कप और पानी 1 कप अगर उसको भूनने के लिए जो है वो चाहिए होगा। ठीक है। उबले हुए चावलों के लिए जो अज्जा है उसमें पानी 6 कप ऐड होगा, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच ये साथ में ही ऐड कर देना है, नमक भी 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ इलायची 3 अदद, काली इलायची 2 अदद, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, चावल 3 कप, ये बन जाते हैं 750 ग्राम्स बन जाते हैं। और बिरयानी मसाला जो है वो थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच जाएगा, क्योंकि उसमें जो हमारा बिरयानी मसाला बना हुआ होता है उसमें एसेंस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। बाकी जो ऊपर असेंबलिंग के लिए पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लेमन जूस, फूड कलर, केवड़ा एसेंस, ये कलर जो है वो ये चीज़ें जो हैं उसमें ऐड होंगी। अच्छा मैं प्रोसीजर थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है। एक सवाल भी है बीच में, आपको पता है खाने की चीज़ों से मुझे और हुमायूं दोनों को बड़ी दिलचस्पी है, तो हमारे सवाल भी साथ साथ आते रहते हैं। कराची बिरयानी जो कही जाती है बड़ी डिफरेंट बिरयानी होती है पंजाब की बिरयानी से, बेसिक रीज़न क्या बताई जाती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पंजाब में जो
बिरयानी बनती है उसमें मसाला जात की ज्यादती होती है, मसाला जात ज्यादा होते हैं, लेकिन जो ग्रेवी होती है जो हम बनाते हैं, नॉट सेइंग उल्टा, कराची में ज्यादा मसाले होते हैं? नहीं, कराची वाले कहते हैं कि हम ग्रेवी भी ज्यादा रखते हैं और मसाला भी ज्यादा रखते हैं। अच्छा, ये लोग ग्रेवी सुखड़ी भी होती है लेकिन मसाले ज्यादा डाल के समझते हैं कि बड़ी अच्छी बिरयानी है बना रहे हैं। तो क्या दिस इज द मेन रीजन या कोई बाकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है या समथिंग लाइक दैट जो जिसकी वजह से कराची की बिरयानी इस तरह से है कि कराची की बिरयानी जिस तरह आपने बोला वहाँ पे ये होता है कि वो प्रॉपर एक जिस तरह मैं अब बनाऊंगी रेसिपी, प्याज टमाटर दही ये सारी चीज़ें डाल के तो वो बिरयानी बनाते हैं तो उसके फ्लेवर्स आपको जो है बहुत ज़्यादा फील होते हैं। और वैसे भी कराची के जो मसाले हैं जो आप साबुत मसाले ले लें, पैकेट वाले ले लें, जैसे भी ले लें, वो बहुत डिफरेंट होते हैं बहुत, और वो फ्रेश होते हैं क्योंकि वहाँ पे मसाले ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। हमारे इस्लामाबाद में इतना, लाहौर में इतना नहीं होता। अच्छा, जो मिल जाती है हमारे यहाँ पे बड़ी फेमस बिरयानी होती है जो येलो कलर की होती है। हाँ। अच्छा, उसका ये होता है, हाँ, उसमें ये चीज़ होती है कि वो जो पीसेस होते हैं उनको वो पहले रोस्ट या स्टीम करते हैं और वो अलग इतने नरम होते हैं, हाँ, उसको मसाले लगते हैं और फिर चावलों के लिए अलग से एक थोड़ी सी बराबर अगर वो आप हवा में खाए ना तो वो उसके बोटियां टूटना शुरू हो जाती है, हवा भी हाँ जी, क्योंकि वो स्टीम हुई हुई होती है, वो स्टीम हुई हुई होती है तो इस वजह से क्योंकि उसकी, और वो आपने देखा होगा कि वहाँ भी वो पीसेस अलग ही किए हुए होते हैं और वो स्पेशल बड़े बड़े वो पीसेस होते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद की जो सर्विंग है बिरयानी की वो कराची से तकरीबन डबल होती है। ये मैंने नोटिस किया है कि कराची में एक प्लेट बिरयानी में आपको इतनी सी बिरयानी मिलती है। ये लिटरली मैंने हर जगह की वहाँ पे खा के देखी, फरहान की, स्टूडेंट की, फलाने की, सब की, और इतनी सी बिरयानी होती है लेकिन जायका बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे बिरयानी की सर्विंग जो है वो मुझे लगता है पंजाबियों के हिसाब से और अच्छा और लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन कराची वाली जो बिरयानी है उससे खा के पेट में कहती हूँ कि वो भर जाता है। बेशक उसका वो क्वांटिटी कम ही होती है, आई थिंक उसमें फ्लेवर्स इतने अच्छे होते हैं कि आप इतना एंजॉय करते हो। चलो आज आप बनाओ कराची वाली। हाँ, चलें फिर आपको बताइए। आप रंग डालोगे? ज़ैनब, आपने बीच में लेमन भी रखे हुए, लेमन जूस डालेंगी? लेमन जूस ऐड करूंगी, कतले से डालेंगी वो भी होगा और लेमन जूस भी इसमें जाएगा। बॉईल करते हुए भी चावल, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि चावल बॉईल करना या खिला खिला चावल बनाना हो तो लेमन जूस या विनेगर आप ऐड कर सकते हैं। मैं रेसिपी थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ, उस तरह से बता देती हूँ मेथड कि इसमें तेल और प्याज, जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो टमाटर मैं साथ में ऐड कर दूंगी और सारे जितने भी हमारे मसाला जाते हैं वो ऐड हो जाएंगे और फिर जो मुर्गी है वो जाएगी। जैसे ही मुर्गी और आलू गल जाएंगे, आलू भी ऐड होंगे, तो फिर हमने जो ये करना है कि हमने दही ऐड कर देना, उसको हल्की आंच पे छोड़ देना है कि गोश्त और आलू गल जाए। और उसके बाद जो चावल हैं, चावल की जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं वो आपने पानी बॉयल करते वक्त ही बीच में ऐड कर देने हैं ताकि उसके फ्लेवर्स जो हैं वो निकल आए। और आपने वो चावल जो लेमन जूस है जब बॉयल होने लग जाए पानी तब आपने ऐड करना है चावल डालने के बाद, ठीक है, जब बॉयल आ जाए। और बस इसी तरह से है कि मैं तो सिंगल लेयर देती हूँ, नीचे मसाला होता है और ऊपर चावल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये करती हूँ कि धनिया पुदीना अच्छा खासा स्प्रिंकल करती हूँ ऊपर से, सब्ज़ मिर्च और लेमन जो स्लाइसेस, वैसे कुछ को अच्छा नहीं लगता कि कड़वा हो जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा आता है। और एक टिप जो कि लोग कहते हैं कि हमारे घर में जो है वो वाइट चावल नहीं रहते या कलर सही नहीं आता, तो आप ये करें कि जो दही आप है आप उस वक्त ऐड ना करें मसाले में, आप दही के अंदर कलर ऐड करके तब आप दम लगाते हैं, पोर करते हैं, आप मसाले के ऊपर डाल दें तो बड़ा अच्छा कलर जो है वो बिरयानी में ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अभी जी स्टूडियो में कुछ स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं और मेरे टीचर भी ऐड हुए हैं, तो इसलिए मैंने बड़ी पुरजोश उनको वेव किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? मेरा ख्याल है ये फिर इल्ज़ाम हमें टीचर को देना चाहिए जो मेरे साथ किया। अल्लाह आपको पूछे, आपने अल्लाह माफ़ करे जो मेरे साथ किया ये, अब मैं आज तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। बट नो, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। आपने बहुत अच्छा सिखाया है कि आज यहाँ पर पहुँची हैं, यकीनन आपको इसका क्रेडिट जाता है और हम आप सबको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे देख रहे हो ऊपर छते जैसे पता नहीं क्या हमने कुछ चीजें लटकाई हुई हैं। हमें देखो यार, हमें देखो, उधर पर देखो जी। तो लेडीज जेंटलमैन, आपको मेहमान से मिलवाएंगे अपने। मैं तकरीबन को जानता हूँ 2012 से, इनकी उम्र का अंदाजा आपने बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि मैंने ये सुना है कि मेरे से पहले भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप यकीन माने मैंने इनको 2012 में देखा था, बिल्कुल ऐसे ही थे। मैं इनको 2016 में देखा, ये ऐसे ही हैं। इनको मैं 2018 में देखा, ये ऐसे ही हैं। और मैंने ये सुना है कि 2012 से पहले ये ऐसे ही थे, ये हमेशा की तरह ऐसे थे। लेडीज जेंटलमैन, इन्होंने पीएचडी की है जियोलॉजी में, सेस्मोलॉजी में और अर्थ सेस्मोलॉजी में।
साइजमोलॉजी में, if I'm saying it wrong, इकोनॉमिस्ट भी हैं और आज इनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आदिल अजीज साहब बहुत अरसे से एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइए। आदिल साहब क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं आपके बारे में कहूँ कि आप नहीं, वैसे नहीं है, आप और जवान हो गए। तो आपने क्या ये कोई आबे हयात किया हुआ है? हुमायूं के इर्द गिर्द जो सारे लोग हैं वो इतने जवान हैं, इसी यही वजह है कि उसका अक्स जो है वो हुमायूं भी जवान लगते हैं। करार है। जी थैंक यू वेरी मच। बस इसकी शायद रीज़न यही है कि हम हर वक्त एक्टिव रहते हैं, यूथ के साथ रहते हैं, मल्टीपल डिसिप्लिन में हम काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं और हर वक्त जो है मार्केट में डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। हम जियो साइंसेस के प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं, उसमें टेक्निकल प्रोग्राम्स, जियो साइंसेस, मैनेजमेंट साइंसेस और हर किस्म की कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक़ है, बिज़नेस कम्युनिटी से भी। तो सारा दिन जब लोगों से मिलना और फैसिलिटेशन यूनिट को आपने रन करना हो तो उसमें मेरे ख्याल में जब आप एक पॉजिटिव काम करें तो उसमें अल्लाह ताला भी आपका साथ बहुत सारे बहन भाइयों में आदिल साहब अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बहन भाइयों में जितने अगर 3 बहन भाई या 4 बहन भाई, कोई एक बच्चा कभी कभी मैंने ऐसे देखे, कभी कभी अगर एक भी है तो बहुत हाइपर एक्टिव होता है। आई वुड लाइक टू यूज दैट वर्ड कि उसको हर चीज में शामिल होने का शौक होता है, वो चाहता है मैं ये भी कर लूं। इन अ वेरी पॉजिटिव एक्टिव इज अ पॉजिटिव टर्म, लेकिन लोगों ने इसको अब नेगेटिव बच्चों के साथ एसोसिएट करके मेरे ख्याल से नेगेटिव बना दिया, वरना ये टर्म पॉजिटिव है। मुझे तो पॉजिटिव लगती है, बट इफ समबडी इज डूइंग दैट्स वेरी रॉन्ग। बट आदिल साहब मैंने आपको 2012 से देखा हुआ, जब मैंने एडमिशन लिया था, यू वर सो एक्टिव। और जो भी कोई काम होता है, कोई बड़ी चीज होती है यूनिवर्सिटी में और आपको कुछ पूछ कहते सर आदिल से जाके पूछ लो, तो मैं कहते थे क्या दुनिया क्या यूनिवर्सिटी सर आदिल चला रहे हैं, ये सारा कुछ इनको कैसे पता है? क्या गिद्दर सिंह है उनके पास जो हर किसी ने उनके पास शायद मुझे बात पता नहीं रिवील करना चाह रहे थे कि नहीं, पर मैं रिवील ही कर देता हूँ कि आदिल साहब इज नॉट जस्ट अ PhD स्कॉलर, इज नॉट जस्ट अ प्रोफेसर, ही इज जस्ट नॉट अ इकोनॉमिस्ट, ही इज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। ये बहुत सारे हॉस्टल्स चला रहे हैं और इतनी अच्छी बात है कि ये स्टूडेंट्स को डिस्काउंटेड रेट पर हॉस्टल चलाते हैं, मतलब कि वो उनको उस मार्जिन पे देते हैं जिसमें इनको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता। दैट्स एन अमेजिंग थिंग्स यू आर डूइंग। पर ये इतनी ज्यादा चीजें कैसे, क्या ये तरबियत का भी कोई असर है कि नहीं? यू वर बॉर्न लाइक दिस कि मैंने सब करना है, मैंने दुनिया फतह करनी है। हमने खुद बड़ी स्ट्रगल की। जो भी स्टूडेंट, मैं यूथ के लिए ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट लाइफ से स्ट्रगल करते हैं और मल्टी डिसिप्लिन प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप्स हों या वो देखें कि नेशनल कंपनीज़ में हमने कहाँ जाना है, अपनी फील्ड का स्कोप ख़ास तौर पे पता होना चाहिए, तो फिर उनको रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुद मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा आदिल साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स को कहते हैं कि इसमें जाके क्या करोगे, ये आगे जाके क्या बनेगा। मैंने एक बड़े जियोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब सी इसको कंसिडर किया जाता है। और मैंने लिटरली एक बच्चे को देखा, उसने कहा जी मैंने BS फार्मास्यूटिकल नहीं करना, मैंने करना है फार्मिंग जो होती है। तो हम समझे, पहले हम फार्मास्यूटिकल समझते रहे कि ये करना चाह रहा है, उसने कहा नहीं जी मैंने BS फार्मर करना है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फलानी जगह से। तो लोग उसे कहने लगे करोगे क्या ज़िंदगी में? तो आपने भी जब इस चीज़ की तरफ आप आए तो क्या लोगों का ये था, माइंडसेट था कि यार ये करके क्या पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? हाँ जी, सबसे पहले तो ये चीज़ इंसान को पता होनी चाहिए कि स्कोप हमेशा इंसान के अंदर होता है, फील्ड में नहीं होता। हमेशा हमारी ये बात कहते हैं। तो फील्ड तो आपने कोई भी, बहुत सारे लोगों की एजुकेशन किसी फील्ड में होती है लेकिन उनकी प्रोग्रेस और लाइफ के अंदर जो वो ग्रो करते हैं वो किसी और फील्ड में कर जाते हैं, तो उनके अंदर पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल जिस भी इंसान में होता है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल, वो हमेशा आउटकम ज़रूर प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल ठीक है। अब हलीमा ने शी ऑलवेज स्टील्स क्वेश्चंस बट शी हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑलरेडी। स्कोप का मैंने शायद यही सोचा था, लेकिन आदिल साहब मैं शायद आपको थोड़ा डाइवर्ट करूंगा। आप इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं अभी एट द मोमेंट। शायद सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तान में है वो ये है कि वो बाहर कब आएंगे, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर कैसे होगी, ठीक है? ये सबको लगता है, आपको क्या लगता है? इवन हुमायूं, मैं आपकी बात में ऐड कर रही हूँ, इवन जो अभी गवर्नमेंट जिस पार्टी की है उसी के बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हुए सुनाई देते कि जब ये गवर्नमेंट जाएगी अपना टर्न्योर ख़त्म करके तो कर्जा जो है वो 70% तक बढ़ चुका होगा। मतलब उन्हीं के लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बातें कह रहे हैं। मैंने कल परसों भी मैं उनको एक इंटरव्यू में मेरे ख्याल में दैट्स अ वेरी सेपरेट क्वेश्चन, यू कैन आस्क हिम दैट टू। बट मैं जिस तरफ आपको डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ,
हम अक्सर आम जो आवाम है हमें नहीं पता गलती कहाँ पर हो रही है, इकोनॉमी स्टेबल क्यों नहीं हो रही है। आपको इसकी वजूहात क्या लगती हैं? क्या हम एज ए इंडिविजुअल पब्लिक हम कहीं गलती कर रहे हैं, या एज हुक्मरान वो कहीं गलती कर रहे हैं, या ये मजमुआ है, या हर जगह गलती हो रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है कि इकोनॉमी स्टेबल क्यों नहीं हो रही। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की अगर जियोग्राफिक लोकेशन सबसे पहले हम देखें नॉर्थ से साउथ तक, तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज भी बेतहाशा दिए हैं। इस तरह पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद ख़ित्ता है कि जिसके अंदर हमें 4 किस्म के मौसम मिलते हैं, वेदर मिलते हैं, और दुनिया में कम ही आपको ऐसे मिलते हैं। दुरुस्त कह रहे तो हैं। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट है वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही थी, वो जिन SOPs के तहत काम कर रही थी, उनमें सस्टेनेबिलिटी फैक्टर ख़त्म हो गया है। एक कंपनी के साथ आप एक SOPs के तहत चलते हैं, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो कंपनीज तो लॉन्ग टर्म चलती हैं। जो मल्टीनेशनल बाहर की कंपनीज हैं उनके तो प्रोजेक्ट्स होते हैं 20 इयर्स के, 30 इयर्स के। अगर हम इसमें ऑयल एंड गैस की फील्ड में बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है OGDCL, वो पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 50 अरब से ज़्यादा का मुनाफा कमा के देती है। तो एक सस्टेनेबल कंपनी है। तो जितनी भी ऑयल कंपनीज बाहर से आती हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, उनके एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब उनको सस्टेनेबिलिटी फैक्टर नहीं मिलता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलती, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उनको मिलता, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट अपनी उठा लेते हैं। इसी तरह वापस चले जाते हैं यहाँ से। पास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है पाकिस्तान में अपने जो है सेटअप वो वाइंड अप कर गई हैं। अब उससे कितनी बेरोज़गारी हुई, कितने लोग हमारे यहाँ खपते थे, और फिर जब कोई सिस्टम चल रहा हो तो सरमायाकारी भी साथ साथ आती है, पैसे का रेल पेल होता है। तो जब उस कंपनीज बंद हो जाएंगी। साहब आपकी बात से अखज़ कर रहा हूँ, आप फिर ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ ताकि आम आवाम को भी समझ आए, गलती फिर हुक्मरानों की है कि वो स्टेबिलिटी वो बैलेंस दे नहीं पा रहे, इस वजह से बिजनेसेस बाहर जा रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है। क्या वो गलती है या हम भी कहीं गलत है? नहीं, हम तो चूँकि एक आम इंसान के तो अख्तियार में कोई भी चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी गवर्नमेंट के अख्तियार में है। तो जब गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाएगी तो उसको कम से कम जो नई गवर्नमेंट आती है, चाहे वो अनस्टेबल हो, लेकिन कम से कम पॉलिसीज़ को सस्टेन उनको करना चाहिए कि भाई प्रीवियस गवर्नमेंट, अब मिसाल देते हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट PTI की थी, उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करवाए। अगर ये गवर्नमेंट उसको कैरी ऑन नहीं करेगी तो वो जो इन्वेस्टमेंट हुई वो कहाँ जाएगी, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो फिर सारी वेस्ट में चली जाएगी। तो वो जो पॉइंट स्कोरिंग होती है उसकी वजह से जो बहुत सारे जब गवर्नमेंट आती हैं आदिल साहब, तो वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती हैं। जब वो गवर्नमेंट में नहीं होते, इकोनॉमी के बारे में वो कहते हैं हम ये कर देंगे तो ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, हम ये कर देंगे तो ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। जैसे वो आते हैं गवर्नमेंट में तो उनकी बातें और उनके जो दावे हैं वो बदल जाते हैं, और फिर एक ही जुमला हमें सुनने को मिलता है कि हमें पता ही नहीं था कि खजाने का इतना बुरा हाल है। तो आपने क्या अपना होमवर्क नहीं किया था? आप ही पे ऐड करते हैं, वो ये करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट आई है, वो पिछले पे डाल देते हैं, वो तो कुछ छोड़ के नहीं गए। कुछ छोड़ के नहीं गए। आपने क्या अपना होमवर्क नहीं किया था? आपको क्या नहीं पता था कि अंदर से हालात ये हैं? और जब अगर नहीं पता था तो वो दावे और वो सारा क्या था, वो क्यों किए गए थे? एक्चुअली होमवर्क तो ऑलमोस्ट क्योंकि स्टैटिक्स के ऊपर ही होमवर्क किया जाता है, तो जितने भी स्टैटिक्स हैं वो तकरीबन इस वक्त ठीक होते ही नहीं हैं, क्योंकि ये काउंटिंग ही उस तरीके से करते हैं कि जिसमें जो है ना इनकी जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बने और मीडिया टॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके। आप जैसे सिंध की एग्जांपल ले लें। अब सिंध में आपने कितने दावे देखे हैं पीपल पार्टी के, और फिर भी वो इक़्तिदार में आ गई, और सिंध के आप हालात देखें। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इनके पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं या जो पार्टीज का मैनिफेस्टो है वो बदल जाते हैं जैसे वो हुकूमत में आते हैं। हम आपसे वापस आके आदिल साहब एक और चीज़ पूछेंगे। एक तो ये कि इसमें हम क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इकोनॉमी को हम स्टेबल कर सके एज पब्लिक। दूसरा सवाल आपसे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पूछेंगे। क्यों जैसी गर्मी आती है हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ जाता है, हम क्यों नहीं तैयार होते? हमेशा हम कहते हैं ये डैम बनाएंगे, वो करेंगे, लेकिन नहीं करते। यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ, कहीं मत जाएगा, रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और प्यारी सी हलीमा के साथ, और हुमायूं भी हमेशा की तरह उनके साथ मौजूद है, हमेशा की तरह। तो अच्छा, दूसरा मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की बात बताऊँ, जुमला दिल में लग गया ना आपके। कल मैं अपने बार्बर, मेरे बाल काटते हैं उनसे, आदिल भाई, मैं उनसे बात करता, इतनी खूबसूरत बात की, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा कल ये बात जाके अपने शो में करूंगा। मैंने उसके बाल बड़े खूबसूरत थे, मैंने कहा तुम्हारे बड़े खूबसूरत बाल है, काश तुमसे मैं बाल लेकर जा सकता, मैं ये वाले बाल जो है वो चला लेता। तो कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अगर अल्लाह ताला ने इस तरह नहीं किया कि बाल लिए जा सकते थे। मैंने कहा क्यों, फिर क्या होता? तो बहुत लोग ले चुके होते हैं। नहीं, वो कहता है कि फिर अमीरों के सर पे सिर्फ बाल होते हैं, गरीबों के सर पे बाल ना होते। दिस वाज इतना छोटा, इतना कोई स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा यार तूने बात बड़ी सही की है। फिर अमीर कहाँ कोई चीज़ लेने देते आपको, क्योंकि उनको होता है कि हर चीज़ मेरी प्लेट पे रखा हो, कोई किसी चीज़ में ना हो। इकोनॉमी ऑफ डिफरेंस इस वजह से भी है। मैं बार बार आपकी तवज्जो इस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, अगर दीन को भी देखा जाए आदिल भाई, कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हम कहीं ना कहीं गलत हैं, हम तभी इम्बैलेंस इतना ज्यादा होता जा रहा है। यस, टैक्सेस नाम पे, कागजी तौर पे तो गवर्नमेंट कहती है कि इंडस्ट्री ज्यादा देगी, ये देगी। क्या ऐसा हो भी रहा है कि इकोनॉमी का इम्बैलेंस हमेशा सारी जिंदगी रहेगा पाकिस्तान में? इम्बैलेंस तो उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इनफरादी हैसियत से लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें। अब बाहर के मॉडल्स आप ले लें, उसमें जो टैक्स है वो एक रूटीन मैटर है, उसमें किसी को गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करना पड़ता, वो रेगुलर उनका सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग है। और कोई करोड़पति टैक्स माफ भी नहीं कराता वहाँ पे, टैक्स कलेक्शन का उनका एक बहुत अच्छा सिस्टम है। पाकिस्तान में जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, जो जीएसटी है, वो 80% से ज़्यादा मैं लोगों को जानता हूँ कि जो टैक्स पे नहीं करते, और वो जब टैक्स पे नहीं करेंगे तो फिर कैसे इकोनॉमी का पहिया चलेगा? क्योंकि हर डेवलप्ड कंट्री का जो पहिया है वो चलता ही टैक्स के ऊपर है। तो जब टैक्स प्रॉपर पेड नहीं होंगे तो उसके बाद इकोनॉमी अच्छा, लेकिन आदिल भाई यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी हर जगह पे तो टैक्स लिया जा रहा है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है। हम जहाँ भी जाते हैं, खाना खाने जाओ, कोई चिप्स का पैकेट लेने जाओ, कोई दूध का डब्बा लेने जाओ, एक इनडायरेक्ट जीएसटी है जो हमें पे करना ही करना है, तो वो भी तो हमारा टैक्स ही है जो हम पे कर रहे हैं। वो फोर्सफुली गवर्नमेंट हमसे लेती है, उसमें हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन ये जो टैक्स है, ये जो आपने बताया ना कि दो तरह के टैक्स होते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि इंडस्ट्री से कलेक्शन है। अब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हमने देखा है कि वो पॉलिटिशियंस हैं मैक्सिमम। अब उनकी अप्रोच सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो उसके अंदर गवर्नमेंट किसी को, वो अब जो है जिनकी सोसाइटी है, अब्दुल अलीम उनका नाम है, तो उनके लिए किस तरह उनकी इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ उनकी चल रही हैं, तो और ख़ुद वो इस वक्त अब नाउ आई वांट यू टू शिफ्ट, हम जरा प्रोफेसरशिप के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। टीचिंग एक बड़ा अंडररेटेड जॉब मानी जाती है, इसको बहुत ज्यादा हम लेते हैं। मरियम की कॉल भी लेते हैं, फिर आपके वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। कैसी है लीमा आपकी? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैया भाई ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। मरियम सब्जी की, आपको भी जुम्मा मुबारक हो। मरियम सब्जी लेने जाती हो, कपड़े शपड़े लेने जाती हो बाहर? मैया भाई सच्ची बताऊं, जुम्मे का दिन है, मैंने ईद पे भी नहीं कपड़े लिए, इतने हालात खराब हो गए, ना मेरे बच्चों ने और ना ही मैंने। अल्लाह जानता, अभी भी मैं वजू में बैठी हूँ कि हुक्मरान क्या, हमारी हुकूमत ऐसी आ गई है कि अब तो खाना भी बड़ी मुश्किल से टाइम का रहम करे सब पे। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं मरियम, आपको लगेगा सच नहीं बोल रहा, मैं आपको सच बताऊं, इस बार इतने मेरे भी हालात इस तरह के थे, मैंने ईद पे कपड़े नहीं लिए, मुझे किसी स्पॉन्सर ने कपड़े दिए क्योंकि इतने मुश्किल हालात थे। इस बार मैंने भी कपड़े नहीं ले सका और मैंने कहा यार इतने महंगे कपड़े, और फिर मैंने नहीं लिए और मैंने फिर किसी स्पॉन्सर से ले लिया। दो तीन सूट लेते थे, वो भी अब एक लेने। मैं सो रही थी, चांद रात की रात मेरी अम्मी आई चूड़ियाँ लेके, तकरीबन 2:30 बजे आई है। अच्छा तो मैं बड़ा रोई फिर उनको देख के, क्योंकि मेरे अब्बू नहीं है ना, तो जब अब्बू होते थे तो वो फिर एक आधा सूट वो भी ले देते थे। तो बस अम्मी की भी पोजीशन ऐसी है कि वो नहीं कुछ कर सकते, तो कहती कोई नहीं, चूड़ियाँ तो पहनो। मरियम आपकी अच्छी बात पता है क्या, आपके पास अच्छी बात पता है क्या है, ये मुझे बहुत जिंदगी में देर से रियलाइज हुआ है, ये चीजें, कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, ये चीजें तो अल्लाह ताला आपको एक टाइम पर आएगा, आपको कुछ भी नहीं लगेंगी। आपके पास आपकी माँ मौजूद है, आप वो जिंदगी जी रही हैं जो किसी का ख्वाब हो सकता है वो कहता हो यार ये सारी चीजें अल्लाह मुझसे ले ले, मुझे माँ दे दे। पेरेंट्स मुझे माँ है ना भाई, जब शादी हो जाती है ना तब इंसान मजबूर हो जाता है। जब छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का फेस देखते हैं, दूसरे लोगों के कपड़े देखते हैं, तो फिर बच्चे मजबूर कर देते हैं। सही कह रहे हो आप देखिएगा। है ना,
इंशाल्लाह अल्लाह आपको देगा। 3 साल की है, 4 साल की, वो बहुत रोई, मुझे ऐसा सूट चाहिए वैसा चाहिए, फिर मैंने उसको समझाया। मरियम बच्चे ये आजमाइश का वक्त है, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप खुद क्या कर रहे हो? और पता है क्या, ये जब वक्त खत्म होगा ना, आप इस वक्त को याद करोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार मैंने टफ टाइम भी देखा और मैंने अच्छा वक्त भी देखा। क्योंकि जो लोग टफ टाइम देखते हैं ना, वो फिर जब किसी दूसरे पे टफ टाइम आते हैं तो वो उसकी मदद करते हैं। तो वो चीज आपको अच्छी लगी। शुक्र अदा करती थी, शायद अल्लाह पाक जो हमें पसंद करते, इसलिए हमें ये गरीबी आती है। मेरी बहन, अब अल्लाह का शुक्र अदा करी हो, लेकिन कर भी क्या रही हो? कुछ छोटी मोटी चीज शुरू करो, घर बैठे कुछ शुरू करो, कुछ तो आता होगा। नहीं कर सकती, बच्चों को, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं ना भाई। ये नहीं मानो, मैंने बड़े लोगों को देखा है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ शुरू करो, कुछ सोचो कि सिलाई कर सकती हो, कोई चीज शुरू कर सकती हो, खुद उठोगी तो फिर काम होगा। ख्याल रखो। आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे जिंदगी में। आप मेरे लिए दुआ किया करें। आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह हालात बदले, मैं आप दोनों की दावत करूंगी स्पेशल, मुझे ख्वाहिश है जिंदगी में। मरियम आपको आपने ये कह दिया, यही हमारे लिए काफी है और इंशाल्लाह अब आप हमारी दुआओं में हैं, अल्लाह ताला बहुत रहम। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, दुआओं से कुछ नहीं होता। मैं बड़ी सख्त बात करूंगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, दुआओं से नहीं होता, खुद खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी आपको अपने लिए खुद खड़ा होंगे तो फिर आप कुछ कर पाएंगे, इस तरह घर बैठे कुछ नहीं होगा। खुद कुछ करें, कोशिश करें, ख्याल रखें, सलामत रहें। हुमायूं कभी कभी कॉलर लेने से पहले मैं एक बात कह दूं, हुमायूं कभी कभी थोड़ी सख्त बात कर देते हैं, शायद आप लोगों में से किसी को बुरी लग जाए, लेकिन वाकई हुमायूं की इस तरह की बातें सुन के मुझे लगता है कि ज़िंदगी में उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं कि वो ये बोल रहे हैं। दुआएं तभी काम आती हैं जब आप कुछ हरकत करते हैं। वो कहते हैं ना, दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है। जब तक आप एक काम नहीं करेंगे और सिर्फ दुआएं करते रहेंगे तो अब वो गैबी मदद आना ख़त्म हो गई है। वो नबियों के लिए आया करती थी, हम जैसे इंसानों के लिए नहीं आती। और वो भी तब उनके लिए आती थी जब उनको भी बहुत ज्यादा आजमाइश का सामना करना पड़ता था। वो भी स्ट्रगल करते थे, तभी उन्हें अल्लाह ताला देता था। इसीलिए मैं जो आदिल भाई, किसी ने मुझसे पूछा, मैंने उनसे कहा, देखो मेरी जान, अल्लाह ने इसीलिए पैगंबर फरिश्ते भी तो भेज सकता था। अल्लाह ने इंसान को भेजा ताकि वो समझ सके कि मुश्किल होती है, और मैंने किस तरह से स्ट्रगल करनी है। बिल्कुल सही। हम जी नादिया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर, जुम्मतुल मुबारक। कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह पूरी नजर से बचाए। आमीन आमीन सुम आमीन। सब गैस माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। सोनिया भी प्यारी लग रही है, सोनिया आपकी। सोनिया जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समझ आ गई है, बहुत शुक्रिया। वो कह रही है बेचारी। और आज मैंने बिरयानी खानी है, दिल कर रहा है मेरा बहुत खाने का। आ जाओ यहाँ बिरयानी। नादिया, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देना, अच्छा ये बहुत बुरी बात है, बद्दुआ नहीं देते। मैंने कौन सी बद्दुआ दी है किसी को? अभी आपने कहा अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए, आपको क्यों कह रहे हो आपकी नजर से हमें बचाए अल्लाह मियां? अल्लाह आपकी नजर ये कैसी बात की है? मेरी नजर किसी को नहीं लगती। लगती है बेटी, लगती है। किसको लगी है? आपको तो नहीं ना लगी? मुझे लगी है। आपको पता है आपकी वजह से मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। अच्छा मेरी बात सुने वली भाई, वो ना मेरे एक ना भाई है, वो आपकी तरह वो ना नाराज हो गए हैं। मैं मना रही, महीना हो गया, मान नहीं रही। चलो शुक्र, उनकी जिंदगी तो आसान हुई। क्यों नाराज क्यों हो गए? नाराज क्यों हो गए? वो उनके घर एक रात रुकी हो ना, तो बाद के घर 10 दिन रुकी थी। कह रहे थे हमारी तरफ रुकी क्यों नहीं हो? ये चालाकी होती है ताकि दोबारा तुम उधर 10 दिन ना रुको, नाराजगी से काम चला लेते। नहीं कॉल ही नहीं हो, बात नहीं करते। अच्छा मेरी बात सुने जी, शेर है आप लोगों के लिए। आदिल साहब, आपने रेडी रहना है शेर के लिए। दिल थाम के अदाब हुआ करते हैं। क्या करने के? इश्क करने के भी अदाब हुआ करते हैं। ठीक है। जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। हर कोई रो के दिखाए ये जरूरी तो नहीं, खुश्क आंखों में भी सलाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। खत्म? समझ नहीं आई वाली भाई? नहीं खत्म। वाह वाह वाह, दोबारा सुना। वाह 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 11 दफा। थैंक यू सो मच सादिया जी। भाई आंटी को सलाम कहना आपने जाके घर में। वालेकुम अस्सलाम। जब वो पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगी तो फिर जरूर देते। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। ये हमारे सब बड़े प्यारे हमारे कॉलर्स मौजूद होते हैं जो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। सोबिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। आपने घबराना नहीं आते? अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी नाराज हूँ आप लोगों से। क्यों?
नाराज क्यों हूँ? हाँ यार मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ, बहुत दफ़ा कॉल की, बहुत से आपके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। और ईद के बाद जब आप लोग आए, रमज़ान का सेशन मैंने आप लोगों का नहीं देखा, एक दफ़ा आप लोगों को देखा है, लेकिन रमज़ान में इतने अज़कार और इतनी बरक़ात होती हैं कि मैंने टीवी नहीं देखा, अच्छा शो नहीं देखा आपका। ठीक है। तो ईद के बाद जब आपका शो आया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत वो था, आप माशरती मसाइल पे बात कर रहे थे। जी। मैंने कॉल की, आपके ऑपरेटर साहब कहते हैं कहाँ कॉल की आपने? मैंने कहा मैंने लाइव शो में कॉल की। अच्छा। किस सिलसिले में बात कर रही है? मैंने कहा जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, ये जो लोग बैठे हुए आपको ऑन एयर देख रहे हैं, ये कोई पागल है? हम शो देखते हैं, हमें शो अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं। जी। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक चीज प्रेजेंट करते हैं कि एक खातून है, उनका क्या तरीकाकार है, वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं, एक बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हर चीज है, जो कॉल कर रहा होता है ना, उसे पता होता है, कोई ऐसे ही उठ के कॉल नहीं। अच्छा, ये आपको लगता है, अल्लाह करे जो आप कह रही हैं अल्लाह बात सच हो जाओ। पता है क्या हुआ है, मैं आपको वाकया बता देता हूँ। एक कॉलर ने हमें कॉल किया है, उसने हमें अपने नहाने के वाकये से लेकर आखिर तक वाकया उसने पूरा सुना, वो भी ऑन एयर। ठीक है, तो उसके बाद मेरे और हलीमा के छोटे छोटे बच्चे, हम यहीं से रोजी खाते, बंद हो गए तो कहाँ जाएंगे। उन्होंने आगे से कहा कि अच्छा अब लाइट नहीं है तो मुझे बता दें कि क्या टॉपिक चल रहा है। तो वो इस वजह से हमारी जो टीम थी ना, मैं सोबिया जी, मैं हम उनकी तरफ से आपसे माजरत कर लेते हैं, लेकिन बात ये है कि वो बेचारे बच्चे जो है ना, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बहुत सारे लोगों को आगे जवाब दें। मैं और हुमायूं तो यहाँ से शो करते हैं, हम चले जाते हैं, उनके साथ पूरी मीटिंग्स होती हैं, हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद कंटेंट बात है, इसी से कि 10 यकीन माने 10 कॉलर्स में से ना हमारे सारे बड़े प्यारे कॉलर्स हैं, वो टॉपिक के बारे में सिर्फ 9 लोग जो बात करना चाहते हैं, एक बात करना चाहता है। और कोई मसला नहीं यार, आप तो हमारी बहन है, क्या पता वो इसलिए पूछ रहा हो। आइंदा ऐसे नहीं होगा, इंशाल्लाह। असल में मुझे ये होता है कि 10 बजे में 5 मिनट कम, 10 बजे में 10 मिनट होते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब का शो लगा हुआ होता है, वो मैं सुन रही हूँ, दुआ सुन रही हूँ, और मैं आपका शो देखती हूँ भाई, सुन रही हूँ क्या टॉपिक चल रहा है। जैसे आज आप लोग लगे हुए थे कि भाई हुमायूं ने 1500 पे एक चीज को ले आए, तो मुझे अपनी अम्मी याद आ गई, मेरी शादी का जोड़ा ले रही है, तो वो कह रहा है 10,000, मेरी अम्मी कहती है 3,000। मैंने कहा अम्मी, मैं तो उठ के बाहर निकल आई, मैं उठ के हलीमा बाहर निकल आई। मैंने आप यकीन करें, वहाँ पे जहाँ पे हम गए हुए थे, मैंने वहाँ से एक मेडिकल स्टोर पे जाके मास्क खरीदा कि अब मुझे मुंह छुपाना पड़ेगा, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ये बंदा वहाँ से 500 की चीज लेके आ गया, 3,000 का वो बता रहे। नहीं, तो वो मेरी अम्मी वहाँ से सिलाई समेत जो है ना, वो 4,000 में लहंगा पूरा रेडी कराई है, आज से 15 साल पहले की बात। क्या बात है यार। कि यानी कि मैं और मेरी फ्रेंड जो अम्मी के साथ गए हुए थे, हम अम्मी को देख के बाहर निकले। मैंने कहा अम्मी तो जो ना, अम्मी का तो इरादा नहीं है चीज लेने का। तो ऐसे लोग भी होते, मीन्स कि मैं शो शुरू से देख रही हूँ और मैं उसमें इन्वॉल्व होती हूँ, तो मुझे, मैं आप यकीन करोगे, उसमें मैंने पूरा 15 दिन। सोबिया, आपने स्कूल पढ़ा हुआ है? आपने स्कूल पढ़ा हुआ है? यकीनन। नहीं, मैंने स्कूल नहीं पढ़ा, मैंने कॉलेज भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, स्कूल में याद है एक चार्ट पेपर होता था, उस पे कुछ कभी कुछ चीजें लिखवाते थे। आज से मैं इनको कहता हूँ चार्ट पेपर सोबिया लिखे और सामने लगा दे, जब भी सोबिया कॉल है, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आपकी डायरेक्ट कॉल मेरे पास आएगी, बस। ठीक है, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सोबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके काफी अर्से के बाद। ऐसे कॉलिंग है आदिल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप दोनों माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि दिन ब दिन प्रोग्राम आपका अच्छा हो रहा है, पूरी टीम बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रही है। और खास बात है, अहम टॉपिक जो हमारी जरूरत होती है, तालीम, सेहत और कुछ इंतजामी मामला आप लोग लाते हैं, तो माशाल्लाह बड़ी खुशाइंदा बात है। अच्छा, मैंने पहले बता दूं, माजरत थोड़ा प्रोग्राम बीच में से देखा, लेकिन आपके मेहमान बड़ी अच्छी मालूमात दे रहे हैं। मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक आम आदमी, हमारे यहाँ गाँव देहात में भी है, शहर में भी है, जो फाइलर बनना चाहते हैं, अभी तक नहीं बन पाए हैं, एक जो इनकम टैक्स पे करने का तरीका होता है कि उसके लिए फाइलर बनाया जाता है, उस पर बहुत से लोग होते हैं, वो अपनी खिदमात पेश करते हैं, वो उनके थ्रू बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई खुद बनना चाहता है फाइलर, इनकम टैक्स अदा करना चाहता है, उसके लिए इंटरनेट पे, वेबसाइट पे कोई वेबसाइट वगैरह है या कोई ऐसी मालूमात ये फ्रांस, तो लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी पूछते हैं आदिल भाई को उसका जवाब पता है, और पूछते, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। इसमें आदिल भाई हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आके आपने जवाब देना, आप आपको पता है ना कैसे करना है, आप बता देंगे, बेहतरीन हो गया। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। अब आपको बताते हैं अगर फाइलर बन सकते हैं और बन जाएंगे तो क्या नुकसान होंगे। मुझे बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाइलर बन के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो क्या ये बात सच है कि नहीं है, पूछते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, हुमायूं और हलीमा आपके साथ।
वेलकम बैक टू द शो। जैसे आप लोगों को सुबह बताया था कि हुमायूं अपनी किसी निजी मसरूफियत की वजह से उन्होंने बीच शो में जाना था हमें छोड़ के, तो वो हमें एज छोड़ के चले गए हैं। अब इंशाल्लाह आप लोगों की उनसे मंडे को ही मुलाकात होगी। हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। आदिल साहब, कॉलर का सवाल था एहसन भाई का, वो पूछ रहे थे कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो एक तो टैक्सेशन में आने से डरते भी हैं और दूसरा ये कि कुछ उनको लगता है कि प्रोसीजर वगैरह बड़ा मुश्किल है। क्या इस बेल्ट में आने से, फॉयलर बनने से आपको कोई फ़ायदे भी हैं जो बता के लोगों की अटेंशन इस तरफ की जा सकती है? जी, सबसे पहले तो मैं तरीकाकार बता देता हूँ। फाइलर बनने के लिए बहुत आसान सा तरीकाकार है। आप किसी भी कंसल्टेंट को हायर कर लें। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो क्योंकि टैक्स रिटर्न हर महीने उसकी जमा करानी पड़ती है। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, जितनी आपकी सेल इनवॉइसेस होती हैं उनको कलेक्ट करके तो आपने जमा करानी होती हैं। बेहतरीन। तो उसमें आप एक कंसल्टेंट हायर कर लें और वो आपका प्रोसेस करता जाएगा और बड़े मिनिमम से वो पैसे लेते हैं। अब दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक तो मैं एग्जांपल दूंगा डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या मैकेनिज़्म है और पाकिस्तान में क्या मैकेनिज़्म है। डेवलप्ड कंट्री में तो जो आप टैक्स जमा कराते हैं उसको आपको वो रीइम्बर्स होता है, जबकि पाकिस्तान में आप जितना भी टैक्स जमा करा लें यहाँ आपको डिस्करेज किया जाता है कि अगर आप वो वापस लेंगे तो आपके पुराने जो हैं वो रिकॉर्ड्स वो मेंटेन नहीं है, तो आपको वो उसके ऊपर आपको खाते खुल जाएंगे, खाते खुल जाएंगे, तो एक भारी फाइन आपको अदा करना पड़ेगा। तो इसलिए हर बंदा उससे FPR से डरता है। और जो पाकिस्तान में मैकेनिज़्म है कि भाई हम वो टैक्स जो है ना पुराना ना ही रीइम्बर्स करवाएं। तो लेकिन इसके बेनिफिट्स अब बहुत सारे हैं, बहुत सारी। जैसे आप कोई गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो अगर आप फाइलर हैं तो आपका वो फाइलर के ऊपर परसेंटेज बहुत कम है। इसी तरह आप बैंक की ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे करते हैं, कारोबारी जो शख्सियात हैं ख़ास तौर पे वो, तो उसमें उनको जो है ना वो टैक्स से उनको बड़े फ़वाइद बचत है। इसी तरह फिर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आपको काफ़ी सारे टैक्स की वजह से वो मामलात आपके ठीक निकल जाते हैं। तो मेरे हिसाब के मुताबिक कि जो फाइलर है उसका पाकिस्तान में फ़ायदा भी है। आप उसको ज़रूर टैक्स फाइल करें ताकि उस पर हमारी मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी। अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली है, मैं पढ़ रहा था, आई डोंट नो वो किस हद तक ठीक है, कि 15 मई के बाद तमाम जो सिम्स हैं जो नॉन फाइलर की हैं उसको बंद कर देंगे। तो इस किस्म के इक़दामात अगर गवर्नमेंट करना चाह रही है तो वो कम से कम सिटीजन्स को फ़ायदा भी उतना पहुंचाए ताकि लोग डिस्करेज की बजाय इनकरेज हों। जब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा कोई भी इस चीज़ की तरफ मेरे ख्याल से आना पसंद नहीं करेगा। अच्छा, एक और चीज़ जिसके बारे में आपकी फील्ड भी है और मैं बात भी करना चाहती थी, हमारी जो इकॉनमी है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है जब आते हैं नागहानी आफात। ठीक है, क्योंकि एक तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी पे इतने डेंट लगे हुए हैं माशाल्लाह से कि हम सोच भी नहीं सकते, और दूसरा ये कि जब नागहानी आफात आती हैं तो दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए क्या क्या करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला की ज़रूरत होती है, क्योंकि गाँव के गाँव, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। ये जो नागहानी आफात हैं, ये इसकी रीज़न क्या है? आपका तो ये सब्जेक्ट है जियो साइंसेस, क्या हम ऐसी जगह पे पाकिस्तान मौजूद है कि नागहानी आफात आती हैं, या इसमें हमारा भी कोई अमल दखल है, हमारा भी कोई हाथ है? कुछ तो नागहानी आफात ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब जैसे पाकिस्तान हर दूसरे तीसरे साल एक्सपीरियंस करता है फ्लड को। अच्छा, इसी तरह आप हर 2-3 साल बाद देखते हैं कि एक मेजर अर्थक्वेक्स जो है ना वो हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे जो फ्लड्स हैं उनको तो हम अवॉइड कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ हैं गवर्नमेंट की। उसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो काम कर रहा है। फिर प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं। फिर उसमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, तो उसको तो हम अवॉइड कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, लोगों को उस जगह से हम रीशफल कर सकते हैं, तो उसमें तो वो हमारे अख्तियार में है तकरीबन। लेकिन जैसे अर्थक्वेक है, हमने अभी देखा कि टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया, या जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। हालांकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लेकिन वो उनके भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए हुए हैं कि वो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर वो अपने आप को सेव कर लेते हैं। बिल्कुल। अब पाकिस्तान में अर्थक्वेक जैसे है, हमने 2005 में देखा एक कश्मीर अर्थक्वेक था, बालाकोट अर्थक्वेक, उसने बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई। और फिर रिसेंट पास्ट 3-4 साल में भी अर्थक्वेक्स आते नहीं हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये कुछ कुरान मजीद को भी हम देखते हैं, उसमें भी अल्लाह ताला ने कहा है कि जिस बस्ती में कोई गुनाह ज़्यादा हो तो उसमें अल्लाह ताला अपने गुस्से की फॉर्म में
जो है ना वो ज़लज़लों। लेकिन आदिल भाई यहाँ पे सॉरी मैं माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है ना कि हमने बिल्कुल दरिया की नुक्कड़ पे जाके हम 5 स्टार होटल खोल लेते हैं, ठीक है, और हम उसको फिर पब्लिसाइज भी, एडवर्टीजमेंट भी उसकी ऐसे करते हैं कि जैसे ही आप अपनी खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे तो आगे आपको मंजर तो बड़ा दिलकश होता है, मैं मानती हूँ, और जो होटल्स हैं उनके रेट्स भी बहुत हाई होते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई चीज आती है और वो होटल बह के सारा पानी में चला जाता है, तो वो तो फिर बाद में पता लगता है कि अथॉरिटीज ने मना किया हुआ है, उसके पास आप नहीं बना सकते। एग्जैक्टली क्या है तो ये तो हमारी बेसिकली गलती है ना? जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ये काम होता है कि वो इस किस्म के सदुबाब करें जिसमें जो प्रॉपर वो प्लानिंग देते हैं। जैसे इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, CDA है, तो कोई भी आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या कोई वो रेजिडेंशियल एरिया है या कमर्शियल एरिया, तो उनके एक अपने बाय लॉज हैं, और वो बाय लॉज भी इंटरनेशनल कोड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होते हैं। तो जब वो बाय लॉज को हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, या जो इंजीनियर ने प्रॉपर आपको नक्शा बना के दिए उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे सॉइल कंडीशंस, जैसे आपने दरिया के करीब बात की, या जैसे कराची के साहिल की बात कर रहे हैं, तो उसमें सॉइल टेस्टिंग आपने नहीं कराई, तो हर एक लैंड की भी एक बेयरिंग कैपेसिटी होती है। उस बेयरिंग कैपेसिटी को जब आप ओवर बर्डन कर देंगे तो वो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली कोई भी कोलैप्स करेगी, कोई भी उसमें माइनर अर्थक्वेक आएगा तो आपको क्रैक्स उसमें मिलेंगे, या किसी भी टाइम वो जो है ना बिल्डिंग गिर सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा, अर्थक्वेक्स के हवाले से और इसके हवाले से हमारी इकोनॉमी पे मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि बड़ा डेंट पड़ता है, और हमें वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रीबिल्ड करने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। क्या कोई ऐसी चीज़ है कि हम इसको, फ्लड्स की जहाँ तक बात है, क्या हम इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, या हम कोई ऐसे डैम्स बना लें, या कोई ऐसे वहाँ पे हम स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बिल्ड कर लें कि जब वो पानी आता है तो हम उस पानी को वहाँ पे स्टोर कर लें और वो बड़ा बेहतरीन उसके बाद वहाँ से जो है हम उसको यूटिलाइज कर सकें। जी, डैम्स पाकिस्तान में बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप दासू एरिया आपने विज़िट किया हो, गिलगित जब आप जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो बहुत बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल, डैम्स बन रहे हैं। चाइनीज़ उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तकरीबन 20 से 25 साल का प्रोजेक्ट है। अब वो हमें नियर फ्यूचर ये चीज़ें चाहिए। अब इस पे आपका जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि वाटर टेबल डेप्थ इस वक्त डिक्लाइन कर रही है। जितने भी आपके घरों के बोर हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि बोर बैठ गया है, खुश्क हो गए या पानी नहीं आ रहा, तो ये सारा हमारा चूँकि लाइफ साइकिल इस वक्त डिस्टर्ब है, क्लाइमेट चेंज की कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब है, ग्लेशियर्स का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना हमारा ओवरऑल सिस्टम डिस्टर्ब होता है। ठीक है जी, आमना की कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, आमना है हमारे साथ। वालेकुम सलाम, अमीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। अमीना बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हलीमा आपी, मैंने आपसे बात करनी थी कि माइग्रेन के हवाले से आप कोई प्रोग्राम रखें, कोई टॉपिक रखें ना। अच्छा, माइग्रेन्स के हवाले से, ठीक है जी, कोई टॉपिक रख लेते हैं। को है माइग्रेन की, और उसको इतना पेन होता है कि मतलब वो इधर इस्लामाबाद से उसने ट्रीटमेंट भी करवाया है, फिर कोर्स भी वो मुख्तलिफ करती रही है कि जैसे 3 महीने का कर लिया, वो टैबलेट देते रहे हैं, उससे मतलब कुछ पेन में कमी आती है, लेकिन अभी यकीन करें उसको इतना पेन होता है कि वो नेप्राक्सन, वो जो सनफ्लेक्स होते हैं कैप्सूल, वो भी ले लेके अभी इतना मतलब थक गए। अभी भी गाँव में रहती है, तो अभी भी उसके बार बार वो, मुझे इतनी परेशानी है कि पता है वो सिस्टर से इतना प्यार ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई आपने परेशान नहीं होना। अभी जो है इम्तियाज साहब ने ये लिख भी लिया होगा माइग्रेन के हवाले से कि हम जी इसको अपना टॉपिक बनाएं। अगले आने वाले एक हफ्ते में इंशाल्लाह किसी ज़रूर स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, क्योंकि आगे आगे गर्मी भी आ रही है और गर्मी का माइग्रेन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जैसी गर्मी आती है माइग्रेन ज़्यादा शुरू हो जाता है। ज़रूर किसी स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे। मैं हूँ ना, जैसे तो मुझे होता है कि जैसे मैं सफ़र कर लूँ तो इसी तरह होता है, लेकिन उसको तो इतना ज्यादा हो गया है कि अभी मतलब हर दूसरे दिन उसको बगैर किसी रीजन के पेन शुरू हो जाएगा और इतना शदीद होगा कि वो आंखों में चला जाएगा। अच्छा। तो बहुत ज्यादा वो तकलीफ में है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मतलब इधर से भी उसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, लेकिन क्या मुझे करना चाहिए उसके लिए। और मैंने ये सुना है कि कैनेडियन कोई मतलब प्रोसीजर है, वो क्या होता है, उसके बारे में आप जब प्रोग्राम रखेंगे
तो उसके बारे में बताइएगा कि इसके लिए और क्या क्या बंदा कर सकता है। डन हो गया। हम ज़रूर इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, आप परेशान ना हो। मंडे और ट्यूसडे में से ही कोई मैं इम्तियाज़ साहब से बल्कि स्पेशल रिक्वेस्ट भी कर लेती हूँ, तो हम कोई जो है रख लेंगे प्रोग्राम इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरहाद भाई आप सुधर जाएं फरहाद भाई, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। आदिल भाई, बहुत थोड़ा सा हमारे पास टाइम रह गया, हम इन सारी चीज़ों को सम अप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक्ड है। हमारी इकॉनमी बहुत सारे डिज़ास्टर से, हमारी पॉलिसीज़ से लिंक्ड है। क्या आप इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है, आपको लगता है कि हम पॉलिसीज़ में ही एटलीस्ट सही सिमत में हैं कि कुछ अरसे तक पाकिस्तान जो है वो सही डगर पे आ जाएगा, या हम पॉलिसीज़ में ही गलत सिमत पे अभी तक चल रहे हैं कि अभी हमें और टाइम, जिससे आपने कहा कि जी जो डैम्स बन रहे हैं वो 20 साल 25 साल का प्रोजेक्ट है, तो ये डैम्स जो हैं वो मेरे ख्याल से 2000 में बनना शुरू हो जाने चाहिए थे ताकि अभी तक वो कंप्लीट हो जाते। अब हमने बनाने शुरू किए, देर से हमें ज़रा जाग आती है। क्या अभी तक हम सही सिमत में है, डायरेक्शन सही है, या अभी तक डायरेक्शन ही सही नहीं है हमारी? डायरेक्शन तो इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है पॉलिसीज़ के हवाले से। बिल्कुल पॉलिसीज़ जो है ना, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि पॉलिसीज़ जो हैं वो सस्टेनेबल पॉलिसीज़ नहीं है। हर जब गवर्नमेंट नहीं आती है तो पॉलिसीज़ उसकी बदल जाती हैं, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, बेनिफिट्स बदल जाते हैं। अब मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न शायद ये भी है कि जो तख्ती लगनी होती है, हर बंदा चाहता है कि उस तख्ती पे मेरा नाम लिखा जाए, और अगर आप उसी उनके प्रोजेक्ट को, पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे तो आपको ये डर पड़ जाता है कि लोग हम इसे कंप्लीट भी करा देंगे और लोग फिर हमें कहेंगे कि ये तो उनका प्रोजेक्ट था। रीज़न यही है कि पावर पॉलिटिक्स है। अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन इसका ये होना चाहिए कि हमने एक प्रपोज किया है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, एक नेशनल लेवल पे, जिसमें हम एशिया पैसिफिक रीजन को भी इन्वॉल्व करें, और जितने साइंटिस्ट हैं, अब हमारी जो कम्युनिटी है ऑल पाकिस्तान जियो साइंटिस्ट एसोसिएशन की, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि क्लाइमेट के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है, ऑयल एंड गैस के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है, मैनेजमेंट साइंसेज में उनकी एक्सपर्टीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन के, उसमें उनके एक एक गोल के अंदर एक्सपर्टीज़ हैं। तो वो लोग हमने लूप में लिए हैं। हमने अभी प्रपोज़ल उसके अंदर काफ़ी हद तक रेडी भी किए हैं ताकि वो एक इंडिपेंडेंट फोरम हो। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी अभी की है मल्टीपल फोरम्स पे कि हमें एक स्पेस एलोकेट की जाए, उस स्पेस के अंदर वो उसको इंडिपेंडेंट तौर पे चलने दिया जाए, और जो नेशनल इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे साइंटिफिक इश्यूज़ जिनका पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ। उनको आप इंडिपेंडेंट छोड़ें और उनको टिपिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम, साइंटिस्ट की टीम उनको रन करे। तो ये एक वाइड सलूशन है कि जब तक के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स हमें नेशन वाइड फेस करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच आदिल साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी सारी चीज़ों में थी कि हमने कोशिश की है हर किसी को टचअप करें। बात जहां उन्होंने ख़त्म की है वहीं मैं कहूँगी कि जब तक सही इंसान सही काम नहीं करेगा और उसकी बात भी सुननी जाएगी, क्योंकि ये लोग अगर अपना काम करते हैं और पॉलिसीज़ के लिए मशवरे देते हैं कि जी ये पॉलिसी बनानी चाहिए, और अगर जो लोग इक़्तिदार में हैं वो पॉलिसी नहीं बनाते तो फिर उनके काम का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। जी वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे साथ मौजूद होंगे एक नए मेहमान, तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ चीज़ें जो हैं वो बेकरी आइटम्स मौजूद हैं, और बेकरी के चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में बेकरीज़ का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि बहुत कम बेकरीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप एतबार कर सकते हो, एतमाद कर सकते हो, और उनकी जो चीज़ें वो आपको होता है कि ये फ़्रेश होंगी। बेकरी आइटम्स कुछ इस किस्म के होते हैं कि वो आपको पता नहीं लगता देखने में या महसूस करने में, उनको फ़ील करने में कि वो नए हैं, ताज़ा हैं या पुराने हैं। तो इस वजह से बहुत सारी बेकरियों पे जो है वो जब एक आधी दफ़ा बंदा बीमार होता है तो एतबार उठ जाता है। आज जिन शख्सियत को हमने बुलाया है वो 2019 से अपना बिज़नेस जो है वो रन कर रही हैं, और उनका ये पैशन था कि वो बेकरी की चीज़ों की तरफ आएँ। बहुत अच्छी बेकिंग घर में किया करती थी और उसके बाद वो इस चीज़ की तरफ आ गई। F6 में इनकी अपनी दुकान मौजूद है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनसे पाकिस्तान में मौजूद
दूध कहीं भी डिलीवरी करा सकते हैं, कहीं भी डिलीवरी करने की सलाहियत रखती हैं, ये मैं इनसे पूछूंगी। क्योंकि बेकरी आइटम्स के बारे में कहा जाता है कि आप सिर्फ उसी सिटी में डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने नेशन वाइड लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इनसे पूछूंगी कि कैसे उसकी डिलीवरी करती हैं, कैसे इस चीज़ को मुमकिन बनाती हैं कि वो किसी और शहर में जाके भी वो चीज़ जो है वो उसी तरह से ताज़ा और रहती है, फ्रेश रहती है। तो हमारे साथ जी मौजूद हैं राबिया फरहान। अस्सलाम वालेकुम। You are looking very pretty, mashallah. Thank you so much for coming. Thank you for inviting me. बहुत शुक्रिया. Please have a seat. Thank you. कैसी हैं आप? I'm very well. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके, क्योंकि मुझे ऐसी ख़वातीन बड़ी अच्छी लगती हैं जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कर रही होती हैं, अपना कुछ बिज़नेस या कुछ भी काम वगैरह कर रही होती है। आपने लिखा हुआ है कि 2019 में आपने ये बिज़नेस शुरू किया। उससे पहले क्या होम बेस्ड बिज़नेस कर रही थी या उससे पहले भी कहीं और पे करी थी? देखिए, बेकिंग जो है इट्स हैज़ ऑलवेज बीन इन माय इट्स ऑलवेज बीन माय पैशन। सो उससे पहले जो है 2019 से भी बहुत पहले मैं एक बहुत लंबे अरसे तक टीचिंग भी करती रही हूँ। आई एम अ साइंटिस्ट बाय स्टडी। यस, ओके, दैट्स वेरी बिग न्यूज़। क्योंकि जब ये आप एंटर हुई तो मैं बता भी देती हूँ, इनकी शक्ल मेरी एक बहुत टीचर थी उनसे मिलती है, तो मैं थोड़ी हैरान हो गई कि ये वो है, मैम नादरा उनका नाम है। और तो अब आपने कहा कि मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो वाकई बहुत आपकी रिजेम्बलेंस उनसे बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अर्सा मैं टीचिंग करती हूँ। इट्स बीन फॉर अ डेकेड एक्चुअली। और साइंस ही मेरी फील्ड रही है। और आपको पता है, फूड इटसेल्फ इज़ अ साइंस। एग्जैक्टली। हाँ, कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, और पीपल डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली। और किस तरह कौन से फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो आपके लिए एक लजीज भी हो और उसमें एक सेहत बख्श सेहत का आंसर भी हो। अच्छा राबिया, आपने कहा सेहत का आंसर हो। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएं, सबसे पहले वो जिस चीज़ के बारे में मना करते हैं वो बेकरी प्रोडक्ट्स कहते हैं आपने बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खानी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बहुत ज़्यादा डेयरी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो आप मेक श्योर कैसे करते हो कि जो आपके आइटम्स हैं वो इतने हेल्दी रहें कि किसी की भी सेहत को नुकसान ना पहुंचे खा की चीज़ें? इस तरह से है कि आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद ग्रेनोला, बिकॉज ये एक नीश प्रोडक्ट है मेरा। इस पे मैंने तमाम अपनी जो रेसिपीज़ हैं वो खुद डेवलप की हैं। एट द मोमेंट मैं 13 रेसिपीज़ को मार्केट कर रही हूँ। दैट्स वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेसिपीज़। यस, ग्रेनोला की इतनी ज़्यादा इकसाम आपको नहीं मिलती, मिल जाता है, अच्छा भी मिल जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा इकसाम नहीं। कैसे डिफरेंट है? इस तरह से है कि इट्स नॉट कि यूजुअली ये होता है कि अगर बेस सेम है, उसके अंदर किसी एक फ्लेवर में एक नट्स डाल दिए, दूसरे में दूसरी चीज़ डाल दी, इसमें इवन आपको बेसिक फ्लेवर भी मुख्तलिफ मिलेगा। अब इसका ये है कि इफ़ आई गो अ लिटिल मोर बैक, तो हम यूएस में भी रहते थे और वहाँ पे भी मैंने इस पे काफ़ी काम करना। दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ग्रेनोला माई सेल्फ एक्चुअली, क्योंकि तब पाकिस्तान में नहीं था। इट्स बीन सम टाइम, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में। लेकिन वहाँ पे भी जब मैं मार्केट से जाके लेती थी तो वो जो है ना, उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते थे और हिडन शुगर्स बहुत सारी होती थी। तो उस वक्त मैंने उस पर रिसर्च स्टार्ट की थी और उसको मैंने उसके ऑल्टरनेटिव्स खुद से बनाने शुरू किए थे, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स कम से कम हो। वहाँ से स्टार्ट कर, और शुगर कम से कम करते करते मैंने उसको अब बिल्कुल रिफाइंड शुगर फ्री कर दिया है। ये जो मेरे पास है, ये बिल्कुल रिफाइंड शुगर फ्री है? बिल्कुल, ये बिल्कुल रिफाइंड शुगर फ्री है और ये बिल्कुल प्रिजर्वेटिव्स फ्री है। अच्छा, ये जब राबिया जी यहाँ पे आकर बैठी थी तभी मैंने इनसे ये बात कही थी कि आपकी जो पैकिंग है ना वो बहुत इंटरनेशनल लेवल की है। पाकिस्तान में ऐसी पैकिंग जो है या तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली जगहों पे आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इसको खाने के ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़वाइद पता है, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता ग्रेनोला के फ़वाइद के, वो क्या फ़वाइद हैं। बहुत सारे लोग इसे देसी चीज़ों की तरफ ले जाते हैं, इसको मिक्सअप कर देते हैं पंजीरी से, थिंग्स लाइक दैट, है ना, इस तरह की चीज़ों से मिक्सअप कर देते हैं और फिर कहते हैं कि पंजीरी की एक ड्राई फॉर्म है, इसमें थोड़ा वो डालेंगे हम, थोड़ा देसी घी डालेंगे तो एक पंजीरी टाइप की चीज़ बन जाएगी। इसके बारे में बताएं, ये किस टाइम खाया जा सकता है, क्योंकि आपने कहा कि फूड भी एक साइंस है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये बेस्ट टाइम ऑफ ईटिंग ग्रेनोला इज व्हाट? सो एक्चुअली इट इज़ अ मल्टीग्रेन फार्मूला जो मैंने तैयार किया है। मल्टीग्रेन्स जो हैं, हम यूजुअली कार्ब से बहुत डरते हैं।
बट द थिंग इज़ दिस कि कार्ब्स आपको एक नेसेसरी एनर्जी भी कार्ब्स ही से मिलती है। आप जितना मर्ज़ी प्रोटीन्स पे चले जाएं, अगर आपने अपना दिन के एक बेहतर शुरुआत करनी है तो आपको कार्ब्स एक हेल्दी अमाउंट में लेने चाहिए। जब आप इसको मॉर्निंग में लेते हैं दूध के साथ या दही के साथ, चाहे ठंडे दूध में लें चाहे गर्म दूध में लें, चाहे आप इसको चाहें तो सीजनल फ्रूट्स ऊपर डाल के खा लें, चाहें तो एज ए हेल्दी स्नैक ले लीजिए। बेकरी आइटम्स क्या क्या हैं, क्योंकि बेकरीज पे जनरली ये नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। आपको बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ें मिलती हैं जिसमें स्वीट्स बहुत होती हैं और केक्स इस टाइप की। आपकी बेकरी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और क्या क्या है, बल्कि हमारी स्क्रीन पे जो है इनकी बेकरी F6 में मौजूद है, क्रस्ट एंड क्लटर्स के नाम से। तो जी आप लोग जा भी सकते हैं और हमारी स्क्रीन पे अभी इनके वो इमेजेस चल भी जाएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि बड़ी खूबसूरत सी इनकी बेकरी है। तो प्लीज़ थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, जितने भी वहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स, एक्चुअली ये बिल्कुल नया, एक सबसे पहली बात ये है कि ग्रेनोला बेक शॉप इट्सेल्फ इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। हाँ, इवन दुनिया में बहुत कम डेडिकेटेड ग्रेनोला बेक शॉप्स मिलती हैं। यूजुअली बेकरी में आपको वही चीज़ें यूजुअली मिलती हैं जैसे कि आपने फरमाया कि डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं। हाँ देख लें स्क्रीन पे जी चल भी रही है इनकी ज़बरदस्त बनाई हुई। तो ये जो डेडिकेटेड ग्रेनोला बेक शॉप है पाकिस्तान में तो बिल्कुल पहली है। हाँ। इसमें ग्रेनोला के अलावा बाकी भी जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बनाना ब्रेड्स हैं, होल व्हीट कुकीज़ हैं, उसमें I keep it seasonal, orange cakes, lemon cakes, but everything in a mini form actually. The best thing about it, एक तो मैं तमाम जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, उनको भी केटर करती हूँ। ठीक है। कोई ग्लूटेन इंटॉलरेंट है या कोई डायबिटिक्स हैं, किसी को हार्ट पेशेंट हैं या कोई IBS है तो लो फॉडमैप पे लेना चाहते हैं, उनके लिए कस्टमाइज्ड भी बनते हैं। और मेरे वीक में मेन्यू रोटेट होता है जिसमें मैं ग्लूटेन फ्री भी करती हूँ, उसमें हार्ट हेल्दी भी करती हूँ। चेक करती हूँ। हाँ। कि भाई ये कैसी बनी हुई है। मैं इनकी कुकी जो है वो एक थोड़ी सी खा के देखती हूँ। हाँ, वैसे तो कुकी जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। हमारे साथ जी कशिफ राना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कशिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं हलीमा आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी टिप टॉप मज़े में हूँ। और हुमायूं किधर गए हैं? हुमायूं जो है वो उनकी कोई निजी मसरूफियत थी, उन के काम के सिलसिले में, इसलिए उनको जाना पड़ा। यार आप लोग भूल ही गए हो, मैं कॉल कर भी करती रही, मेरी कॉल नहीं रिसीव हुई। यार ये बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं जी, ये बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्या करूं मैं अब? कुछ और कोई नंबर दे दें, कुछ ऐसा करें सारे कॉलर्स आप के खुश हो जाएं। कोशिश करते हैं इस तरह की कोई चीज़ करने की, लेकिन मेरी टीम तो बेचारी कह रही होती है कि हम हर किसी की कॉल उठाते हैं। जी मैं कल कॉल करती रही हूँ लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली है। मैं ये ना फिर वो बंदा जैसा हट हो जाता है, कॉल करनी छोड़ देता है। कशिफ तीनों नंबर्स पे ट्राई करती हैं? जी तीनों पे करती हूँ, मुसलसल बिजी जाते हैं, मुसलसल, हालांकि कॉल कोई आ भी नहीं रही होती लेकिन नंबर बिजी जा रहा होता है। अच्छा ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई वो उठा के तो नहीं रख देते। मैं इनकी लेती हूँ क्लास। और मुझे लगता है आप लोग मगरूर हो गए, कॉलर ज्यादा हो गए ना आपके लिए, हमें भूल गए यार। हम कॉलर्स को इतना टाइम देते हैं, आपको पता है कुछ ऐसा पहले हमारे गेस्ट जो है वो नाराज होना शुरू हो गए थे कि आप लोग कॉलेज के साथ चिपक ही जाते हैं। फिर मैंने और हुमायूं ने जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे से बात करके इस बारे में थोड़ी बात की कि यार थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो बंदा आया हुआ होता है वो कहते हैं यार मैं बैठा रहता हूँ, आप लोग उनके साथ बातें करते रहते हैं और मैं आप लोगों के मुंह देख रहा होता हूँ और आप लोग अभी भी खुश नहीं है। आपके मेहमान को भी मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों के लंच बॉक्सेस का रोज़ बड़ा मसला होता है, रोज़ सोचते हैं क्या दें लंच में, क्या दें, तो काइंडली गाइड कीजिएगा कि बच्चों को हम क्या दे सकते हैं। कशिफ आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बच्चों के वैसे भी स्वीट टूथ होते हैं। हाँ। तो उनको वो स्वीट चीज़ें बड़ी पसंद है। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। अच्छा कुकी जो इन्होंने बनाई हुई है कशिफ, इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे मुझे कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ा उसको चुबाने का, वो मुंह में जाके घुल रही है, इतनी फ्रेश है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी अगर आप थोड़ी सी रेसिपी अपनी शेयर कर दें किसी के साथ। थैंक यू सो मच कशिफ फॉर कॉलिंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई ऐसी रेसिपी या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो ऑब्वियसली नहीं बताए जा सकते, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत इंटरनेशनल लेवल के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, हम जैसे लोग ज़्यादा सादे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर लेते हैं।
कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों के लंच में तब्दील कर करके रखी जाए ताकि उनका भी दिल लगे लंच में, और वो जो गंदी चीज़ें होती हैं रिसेस में या ब्रेक में वो ना ले। नहीं, एक तो मैं ये बताऊंगी कि मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स बताने में कोई आड़ नहीं है। मैं बल्कि इतनी ओपनली लोगों को क्योंकि लोगों से हम पूछते हैं, वो बताते हैं और फिर भी वो कुछ बीच में से छुपा लेते हैं। वर्ड में कहते हैं अगर हम बता देंगे तो हमारे पास कौन आएगा खाने के लिए। समटाइम्स मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं वो ये कहते हैं कि आप इतनी डिटेल में बताती हैं, आपने तो हमें रेसिपी दे दी। तो मैं कहती हूँ अगर आप बना सकते हैं तो बना लें। नाउ द थिंग इज दिस कि मेरा प्रोडक्ट इतना नया है कि मुझे लोगों को एक्चुअली टेस्टिंग करानी पड़ती है। मैं 2019 से जब मैंने स्टार्ट भी किया था, आई कम बैक टू द लंच आइटम, तब से मैंने एक्चुअली लोगों को ग्रेनोला खिला के एजुकेट किया कि ग्रेनोला है क्या। मैं इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट से मैंने स्टार्ट किया था। मैं अभी भी वहाँ पे वीकली पॉपअप करती हूँ। ऑल्दो मेरे पास बेक शॉप है, मैं उसके बावजूद वहाँ पे जाती हूँ। उसमें मकसद यही है कि आप लोगों को टेस्ट करा के एजुकेट करें, साथ में आप उनको हेल्थ बेनिफिट्स बता रहे हैं, आप अपने इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं। व्हाई नॉट टू टेल द इंग्रेडिएंट्स? आपको जब तक क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, व्हाई द क्लाइंट वुड कम टू यू अगेन? सो जिस तरह अगर आप मेरा कुकी खाया है, इसमें आई कैन टेल यू इसमें होल व्हीट है, इसमें ऑर्गेनिक शक्कर है, इसमें डार्क चॉकलेट है और अच्छा डार्क चॉकलेट है इसमें। मुझे नहीं सो इसमें वो आपने शायद उसका चंक नहीं, इट्स अ चंकी च्यू। नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डार्क चॉकलेट का कभी वो जो चंक आप खाते हो ना, उसमें आपको थोड़ा सा कड़वाहट या वो महसूस होती है, आपके उसमें नहीं है, क्योंकि वो शक्कर के साथ जब उसका वो मिक्स हुआ ना तो उसका कॉम्बिनेशन ऐसा बना। तो आप जैसे अब ये ग्रेनोला इटसेल्फ जो है, ये नाश्ते में बच्चों के लंच के लिए इट्स अ वेरी गुड आइटम। मैं इसके अलावा अपनी बेक शॉप पे ग्रेनोला बार्स या उसको नेचुरली प्रोटीन रिच बार्स भी कहती हूँ, उस तरह की चीज़ भी दी जा सकती है। मेरा ख्याल है बच्चों को हम जितना प्रोसेस फूड से हटा सकें हमें हटा देना चाहिए। ये तो आपने दिल की बात कही है, लेकिन ये ऐसा मुझे लगता है मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब हम इतने ज़्यादा उसकी तरफ चले गए, वी आर सो डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस फूड कि हम नहीं शायद चाह के भी नहीं वापस आ सकते। कुछ ये भी मसला है राबिया कि टाइम भी नहीं है लोगों के पास। पीपल आर सो बिजी कि वो कहते हैं कि यार इसी को बना के दे दो तो कोई बात नहीं। बच्चे जो हैं वो और भी चॉकलेट्स और इस तरह की बड़ी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। क्रीम रोल हो गया, क्रीम पफ हो गया, डोनट्स हो गए, क्या वो चीज़ें भी आपकी बेकरी में मौजूद है? आपने मुझे सवाल का जवाब देना है, लेकिन हम ज़ैनब के पास चलते हैं और ज़ैनब के पास जाके जो है वो हम आपको चखाएंगे भी कि ज़ैनब ने क्या बनाया है, कैसे बनाया है और किस तरह का है। आपने ज़रूर उसमें भी राय देनी है। हुमायूं जी हमारे साथ इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं हुमा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही हैं। जुमा मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी जुमा मुबारक, बहुत बहुत। आई लाइक दिस। आज आपकी गेस्ट भी अच्छी लग रही हैं और सेहरा से बहुत थैंक यू सो मच। जनाब आपने क्या बनाया? मैंने अभी आज सिंधी बिरयानी बनाई है मैंने। अच्छा हाँ, आज सिंधी बिरयानी से आपके इम्तियाज की पसंद हो गई। सबने यही पूछा है, लेकिन इम्तियाज बेचारे ने ये नहीं कहा कि ये बनाए। लेकिन सिंधी बिरयानी जो है वो ज़ैनब ने बनाई है। इसका ऊपर वाला भी अगर हम शॉट दिखाते बड़ा अच्छा इसका ना ऊपर गार्निशिंग की बिरयानी सिंध से बिलोंग थोड़ा होते हैं ना, सिंधी सिंध। हाँ सही कह रही है हुमा, सही कह रही है। अच्छा वो हलीमा, मुझे आपकी गेस्ट सवाल पूछना था, होम डिलीवरी भी होती है इनके बेकर से? जी होम डिलीवरी होती है, मैं उसके बारे में दूर तक ये इधर तक होती है, चक से रात तक होती है? हाँ, चक्षुजात तक होती है। मैं उनसे पूछती हूँ इसके बारे में कि किस तरह से आप उनको जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं, क्या उनकी कोई वेबसाइट है, क्या कोई नंबर है, तो वो आपने ना फिर नोट कर लेना है क्योंकि इनकी चीजें बहुत जबरदस्त हैं। क्यों बनो ये बच्चों को, जैसे हम लंच ब्रेक कितने दिन तक हम विदाउट देना उसके रख सकते हैं, फ्रिज के कितने दिन तक रख सकते हैं बच्चों के लिए? अच्छा, या फ्रिज में रखना पड़ेगा? अच्छा, वो पूछ रही है कि जो आपकी चीज़ें मंगवाएंगे वो बच्चों को कितनी दिन तक दे सकते हैं, उसकी लाइफ कितनी होती है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह तो आप कम डालती हैं या बिल्कुल नहीं डालती, तो फिर कितने दिन के लिए रख सकते हैं? देखें जो ग्रेनोला को बेक किया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुमा फॉर कॉलिंग। अच्छा सिमा आपकी कॉल ले लेते हैं, फिर आपने इकट्ठे जवाब देना। अस्सलाम वालेकुम सिमा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप तीनों ही बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आज, बड़ा लाइट कलर पहना हुआ है।
यू, थैंक यू। हाँ, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं माशाल्लाह। बड़ी सभी लुक आ रही है आपकी। तो थैंक यू। और मुझे ये कहना था, वो कल एक कॉल आई थी ना, हाँ जी, आपका फेस नहीं नजर आ रहा, तो जो आज आपने हेयर स्टाइल बनाया ना लाइट ड्रेस के साथ, फिर इस बैकग्राउंड के साथ आपको यही बनाना चाहिए ताकि थोड़ा फ्रेम हो जाए चेहरा ना। ठीक है, ठीक है। थोड़ा फूले हुए बाल लगेंगे तो वो थोड़ा नजर आएगा। आप खा के टेस्ट करनी। ठीक हो गया। फिर हमारा ये है कि थोड़ा राय का इजहार अगर करना चाहें आपके सेट के मुतालिक, तो क्योंकि हम देख रहे होते हैं ना स्क्रीन। जरूर करें, जरूर करें। आपका सेट जो अभी चेंज किया है, पहले भी मैं तारीफ कर चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत है और गर्मी के लिहाज से तो बड़ा अच्छे रंग है इसके, सही कह रही हैं आप। लेकिन ये जो सोफा है ना वो एक तरफ है और आपका पूरा सेट एक तरफ है, कि वो कॉम्प्लीमेंट मेरे अपनी राय के मुताबिक है। बाकी तो आपके जो इंटीरियर डेकोरेटर हैं, किसी से आप मशवरा करें। तो आप पुराना अपना कोई प्रोग्राम देखें। तो जो पहले वाला कलर था ना, आप इसको ब्लू में या ग्रीन में लेके जाए ना, तो फिर ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा मेरे। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि लाल वाले सोफे को हम तब्दील कर दें और ब्लू या ग्रीन कलर कर दें। जो पीछे आपकी बुक रहती है ना, इसमें जो आपके कुशन का कलर है वो भी होता है ज़ाहिर सोफा में, मैंने देखा हाँ, कलर ठीक है, ठीक तो है। जो लाइट ग्रीन का आपने जो रेक्स वगैरह बनाए हुए हैं बुक रेक के तौर पे भी और बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन ब्लू बहुत अच्छा था जो पुराने वाला था ना। तो या जो आपकी चेयर्स हैं वो भी ज़ाहिर मैं आपका पैगाम जो है वो मनोअन इसी तरह ये क्लिप कटवा के भिजवा दूंगी, और फिर आगे तो ज़ाहिर उनकी मर्जी है, मेरी तो इतनी हैसियत है कि मैं उनको भिजवा दूँ, लेकिन आपका पैगाम पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। और हमायूं है नहीं, तो पूछना था उनसे कि हमायूं और उनका असद ठीक है। ठीक है, मैं ये पैगाम भी उन तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सिमा फॉर कॉलिंग। बिरयानी बहुत बेहतरीन बनी है, कुछ आप इसकी तारीफ में दो जुमले कहना चाहिए। बेहतरीन, और चावल बहुत खिले खिले इट टेस्ट अमेजिंग माशाल्लाह। वेरी नाइस, बैलेंस टेस्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम लोग जी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे राबे से कुछ मजीद बातें करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह हमारे साथ रहना है। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हम बात भी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, जल्दी जल्दी से उनकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले हुमा के सवाल की तरफ चले जाते हैं कि जी आप प्रिजर्वेटिव्स का एक तो बता दें कि आप यूज़ नहीं करती तो वो चीज़ कितने अरसे इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरा ये कि आपसे अगर कोई रब्ता करना चाहे होम डिलीवरी के लिए तो वो कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, सो प्रिजर्वेटिव्स तो किसी भी चीज़ में नहीं है, ग्रेनोला में भी नहीं है और बेक प्रोडक्ट्स में भी नहीं है। सो जो बेक प्रोडक्ट्स हैं ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा किसी बंदे को खाने में, तो ये कितने ऐसा सो इस पे मैंने पीछे मेंशन भी किया हुआ है कि वंस ओपन कंज्यूम विद इन 8 वीक्स, लेकिन ये 8 वीक्स तो काफ़ी होते हैं, 1.5 महीना बनता है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी ये रह सकता है, बट यू हैव टू कीप इट सील्ड। ठीक है, इसका सिर्फ एक दुश्मन है जो कि मॉइस्चर है। हाँ ठीक है, अगर आप इसको ऊपर से खोल लें तो आप इसको किसी ऐसी तरह से पैक कर दें या इस तरह यहाँ पे कोई टेप लगा दें या कुछ इस तरह से कर दें कि फिर वो सही। वैसे तो ये रीसीलेबल बैग हाँ, है, ये मैं यही कहने लगी थी कि यहाँ पे ये सील जो है ना इसकी दोबारा से हो सकती है, लेकिन कुछ लोग बड़े ऐसे खोल देते हैं कि वो दोबारा चिपकता नहीं। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू यूज अ जार, चाहे बोतल ही हो, आप उसको बंद कर लें। बहुत से लोग गर्मियों में उसको अच्छे से बंद करके फ्रिज में भी रख देते हैं। ठीक है, बस इट नीड्स टू बी स्टेड एट डार्क एंड लाइक इट्स एट कूल एंड ड्राई प्लेस। ठीक है, ठीक हो गया। और जो आपसे अगर कोई रब्ता करना चाहता है होम डिलीवरी के लिए तो वो कैसे कर सकता है? देखिए मेरी वेबसाइट भी है जो अभी आई गेस इस पे शायद शो भी हो जाए आपकी स्क्रीन पे, crustandclusters.com के नाम से है। ठीक है, और फोन नंबर में crustandcluster.com के नाम से। यस, CRUSTNCLUSTER, हाँ एन पूरा नहीं है। ठीक है, ओके। सो crustandclusters.com है। उसके अलावा यू कैन विजिट माय बेक शॉप पिंडी इस्लामाबाद में, जो भी लोग हैं जी पिंडी इस्लामाबाद में जो लोग हैं
वो तो बिल्कुल जाएं। F6 में इनकी जो बेकरी है वो मौजूद है और बड़ी पोश और नोन जगह पे है। ऐसा नहीं है कि आप कोई कहे कि जी किसी गली में जाके बेकरी है, बड़ी नोन जगह पे है। उसके करीब बहुत मीटी टाइप रेस्टोरेंट्स भी हैं। अब इससे ज़्यादा जो आजकल बड़े मशहूर हुए हैं जिसके ऊपर यूं करके वो मसाले डालते हैं, अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को हिंट नहीं दे सकती कि इनकी बेकरी कहाँ पे है। जिनको पता है F6 का उनको समझ आ गई होगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम का हैंडल भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कह सकते हैं, बिल्कुल डीएम कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूंगी, वैसे इसकी बैक पे भी लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मतलब आपके जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं वो आपको फ़ोन नंबर पे भी टेक्स्ट करके या व्हाट्सएप करके कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, प्रिजर्वेटिव्स के हवाले से भी हमने बात कर ली। एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑर्डर पे चीज़ें बनवाना चाहते हैं। कुछ लोगों के घर में कुछ बीमार ऐसे मौजूद होते हैं, शुगर पेशेंट्स होते हैं या जिनको लैक्टोन इंटॉलरेंट होते हैं, बहुत सारे लोग, इस तरह की चीज़ें जो है वो होती है। लेकिन अगर आपको कोई कहे, आप तो चीज़ें ऐसी डालती हैं बीच में जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, अगर कोई आपको कहे कि यार मुझे बिल्कुल एक रवायती किस्म का केक चाहिए लेकिन तुम्हारे हाथ में क्योंकि जायका बहुत है तो तुम बना दो केक, लेकिन चीज़ें बेशक नॉर्मली डाल देना, तो आप करती हैं ऐसे? नहीं, मैं उनको एक तो माजरत करती हूँ कि मैं अपनी वैल्यूज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। शुक्रिया कर देती हैं आप उनसे माजरत करूँगी और उनको मैं साथ बताती हूँ कि द बेस्ट वे ऑफ लिविंग इज़ टू गो टूवर्ड्स ठीक है, वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ रिफाइंड शुगर एज मच एज पॉसिबल। हाँ, ओकेजनली बंदा कभी कभार ले, लेकिन मुझे ना कहें क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती। राबिया, आपने एक चीज़ के हवाले से जिक्र किया कि फूड जो है एक साइंस है, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट था, आपको इसके बारे में पता लगा और आपने बहुत सारी ब्रेक में मुझे ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे आज तक बड़े बड़े बेकर्स से मेरी यही इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हुई, कभी किसी ने इस तरह की चीज़ें नहीं बताई कि कलर्स में भी बड़ी साइंस होती है, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने में साइंस होती है, किस इंग्रेडिएंट के बाद आपने कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है वो भी बड़ी एक साइंस है, हर चीज़। क्या आपको कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले उसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है, या फिर आपको अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएं, आपको अच्छा कोई मेंटोर मिल जाए, आपको अच्छा कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको सही गाइडेंस दे दे, वो भी काफ़ी होता है? देखिए, मैं अगर अपने बिज़नेस का बताऊं तो मैंने हर स्टेप पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी जो एजुकेशन है वो साइंस में है, ठीक है। और मैंने 2019 से जब स्टार्ट किया तो हर स्टेप पे मुझे जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, आई ट्राई टू फाइंड अ मेंटोर फॉर माई सेल्फ। किसी को भी आई थिंक एक सक्सेस आपको तभी आहिस्ता आहिस्ता मिलती है जब अपने लिए आप कोई मेंटोर ढूंढे। कि यहाँ तक पहुँचना है, इसके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने इवन अपनी पैकेजिंग को आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसको मैं रिसाइक्लेबल रखूँ। उसमें मैंने क्या अपने लिए रखा हुआ था कि मैंने आई स्टार्टेड विद इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट, तो वहाँ पे मैंने अपने तमाम प्रोडक्ट्स की लैब टेस्टिंग करा के उनको दी, और उनके भी क्राइटेरिया में था कि इट शुड बी इको फ्रेंडली। अच्छा, ये जो पैकेजिंग है राबिया की, जो सामने भी हमारे पास डब्बे मौजूद हैं, इस तरह के पैकेट्स मौजूद हैं, ये सारे रिसाइकलेबल हैं। ये सब जो है वो प्लास्टिक इसमें कम से कम इस्तेमाल किया गया है, या अगर इस्तेमाल किया भी गया है तो वो वाली फॉर्म इस्तेमाल की गई है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, जो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है। जो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर बैन भी लगता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से आ जाती हैं और लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते। वहाँ पे भी मैंने लेकिन ये तो आपको बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता होगा? इट इज़ मेरा प्रोडक्ट भी बहुत आई वुड से कि जब आप क्वालिटी ले रहे होते हैं फिर यू हैव टू पे द प्राइस एज वेल ना, वो उसकी इंग्रेडिएंट्स और उसकी पैकेजिंग और उसकी वैल्यूज़ की भी प्राइस होती है कि आप उन चीज़ों को इकट्ठा करके अगर आप एक पैकेज बना के दे रहे हैं। जब मेंटोर्स की बात करी तो मैंने पहले इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट का, वहाँ पे कासिम, आई वुड कंसिडर हिम एज वन ऑफ माय मेंटर्स हुम आई बिगेन विद। उसके बाद सिंस मेरी एजुकेशन बिजनेस में नहीं थी तो मैंने बिजनेस को भी पढ़ा है, ठीक है। उसमें भी मैंने बिजनेस की भी स्टडीज आपका इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी काफ़ी रिलेशन है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो एक दूसरे को बड़ा हेल्प करती हैं, होती डिफरेंट बिजनेसेस से हैं लेकिन एक दूसरे के लिए बड़े स्टैंड अप करती हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होल्ड्स अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन व्हाटएवर आई हैव डन सो फार सिंस द टाइम आई हैव जॉइंड इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वहाँ पे आपको बहुत ही वार्म वेलकम मिलता है, एंड देन इफ़ यू वांट टू वर्क तो वहाँ पे आपको बहुत एवेन्यूज़ आपको एक्सप्लोर कराने में मदद देते हैं, और वो विमेन लिफ्ट अदर विमेन। तो वहाँ पे मैंने एक्चुअली देखा है
कि ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। सो वहाँ पे जो हमारी फाउंडर भी हैं मैम समीना फ़ाज़िल हैं, हमारी प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सब लोग बहुत ही उनका ख़वातीन को आगे ले जाने में हर वक्त एक उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आया जाए और उनको गाइड किया जाए। मैंने मुतअद्दद वहाँ पे ट्रेनिंग्स ली हैं फाइनेंसेस से लेके इवन एक्सपोर्ट्स के लिए, बिकॉज़ मेरी जैसे कि आपको खुद ये इंटरनेशनल लेवल की पैकेजिंग लगी, तो आई लुक इनटू दिस कि मैं इसको इंशाल्लाह लेटर एक्सपोर्ट्स की तरफ लेके जाऊँ। इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि राबिया, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो आज भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से परेशान हैं। बिल्कुल। अब वो ज़माना नहीं रहा जब एक बंदा कमाता था और 5 से 6 लोग जो हैं वो आसानी से खा भी लेते थे, सब कुछ अपनी चीज़ें भी मैनेज कर लेते थे। अब ख़वातीन को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। वरना आज भी हमारे पास एक ऐसी कॉलर आई थी जिन्होंने कहा कि जी हमने ईद पे भी नए कपड़े नहीं बनाए क्योंकि हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि नहीं बनाए जा सकते। घर बैठी जो ख़वातीन हैं जिनके पास ये हुनर है या किसी भी किस्म का और हुनर है, वो किस तरह से अपने आप को चैनलाइज कर सकती हैं, क्योंकि चैनलाइज करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। उससे जिस तरह आपने कहा कि मैंने फाइनेंसेस सीखे, मैंने और चीज़ें सीखी, मैंने पैकेजिंग सीखी, ये सब चीज़ें सीखी, तो हुनर आपके पास हो लेकिन उसको सिमत ऐसी मिले कि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो। कैसे किया जा सकता है? आपने 2019 में शुरू किया, उससे पहले सोच रही थी, काफ़ी अरसे से सोच रही थी, फिर एकदम से स्टेप अप किया, किस तरह से, वो थोड़ा जर्नी बताएं। देखिए मैं बाकी सबके लिए भी यही कहना चाहूँगी कि वंस यू गेट इनटू इट ना, तो फिर आपको एक पूरी ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ काम करना पड़ता है, बिकॉज़ हमारे इर्द गिर्द तमाम ऐसे ही चीज़ें हो रही होती हैं कि वो दे विल पुट यू डाउन। सो अगर आपके पास कोई हुनर है, एक तो आप उस हुनर को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ें बना के उसको ब्रिंग इट फॉरवर्ड, लेकिन आपको एक सिस्टम भी अपने इर्द गिर्द ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह अगर हमने एग्जांपल दी चेंबर ऑफ कॉमर्स की भी, तो पूरे मुल्क में हर सिटी में चेंबर मौजूद है उनके लिए, तो आई थिंक उसको ज़रूर उनको अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज चेंबर्स का काम ही ये है कि वो आपको ट्रेन करते हैं। और एक ये हो गया, और दूसरा अपने जो है ना, अगर आप थोड़ी ब्रांडिंग पे काम जो है ना, वो लगता है ना कि ये बिल्कुल ही ये तो हम बहुत कहीं आगे जाएंगे तो हम ब्रांडिंग की तरफ आएंगे। अगर आप अपना शुरू से ही ब्रांडिंग पे ध्यान दें, इनिशियली काम शुरू कर दें। ब्रांड एक्चुअली एक तो वो होता है जो आपको कंपनी के नाम से पता होता है, और एक ब्रांड आप खुद होते हो, ठीक है ना। तो जो लोग, जब आप अपने ब्रांड को, आप खुद को एक ब्रांड समझ के आगे लेके जाते हैं, तो लोग आपको जानते हैं, लोग आपकी वैल्यूज़ को जानते हैं, लोग ये जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं आप पे। तो बेसिकली वो दे गो फॉर द वैल्यूज़, दे गो फॉर कि आपके एथिक्स क्या हैं। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इस अपने काम में भी SDGs को भी सामने रखा है, जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स हैं। उसमें एक अगर ये है कि आपको इको फ्रेंडली जो है चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, तो उसमें मैंने पैकेजिंग का ख्याल रखा। दूसरा ये है कि आप अपनी लोकल रिसोर्सेज को प्रोक्योर करें। सो मेरी कोशिश ये है टू द मैक्सिमम एक्सटेंड कि मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ वो पाकिस्तान के अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, और मैं बड़ी खुशी से, बड़े फ़ख्र से मेड इन पाकिस्तान उसके ऊपर मेंशन करती हूँ। बिल्कुल। Until and unless there are few ingredients, just a तो couple यहाँ of पे them शायद अवेलेबल ही ना हो। हाँ, only those ingredients need to be imported, otherwise मेरी पूरी कोशिश है कि हम पाकिस्तानी रिसोर्सेज को लेके पाकिस्तान का प्रोडक्ट बना के पाकिस्तान का। अच्छा राबिया, दो मेरे बिल्कुल एंड में सवाल हैं। एक तो ये कि अगर ये चीज़ आपसे कोई किसी और सिटी में मंगवाना चाहे, लाहौर में मंगवाना चाहे, सियालकोट में मंगवाना चाहे, तो क्या वहाँ पे भी डिलीवरी पॉसिबल है? दूसरी जो चीज़ है वो ये आपने मुझे बतानी है कि जैसे आपने कहा कि मैं पाकिस्तानी आइटम्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ, लेकिन उनकी भी टॉप क्वालिटी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी आइटम्स में आपको हल्की क्वालिटी यूज़ करना शुरू कर दे। पाकिस्तानी आइटम्स हो लेकिन उनकी टॉप क्वालिटी, उससे आपकी प्राइस भी थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती होगी बाकी मार्केट से। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच के भी डर जाते हैं कि यार शुरू में एवी कर देते हैं, आगे जाके अपनी क्वालिटी को बेहतर कर लेंगे और प्राइसेस भी उस वक्त तक नाम भी पैदा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो प्राइसेस भी थोड़ी अप कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू में ही अगर प्राइसेस अप कर दी तो हो सकता है कोई आए ना, कोई ख़रीदे ना, कोई इसकी तरफ सोचें कि यार ये तो बहुत महंगा है, फलानी वाली बेकरी से ले लो आधी प्राइस में, या चलें जी थोड़ा कम मिल जाएगा।
क्या ये डर नहीं लगा और क्या ये चीज़ फेस भी नहीं की कि क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग आ जाते हैं, हम कहते हैं 4 पैसे ज़्यादा ले लो लेकिन वही क्वालिटी होनी चाहिए जो हम अपने घर में ले जाके बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको खिला सकें। बिल्कुल। सो पहले सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल ये पूरे पाकिस्तान में एवरीवेयर जो ग्रेनोला है इट इज़ शिप्ड एवरीवेयर पूरे पाकिस्तान में। जो बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोन टू ब्रेक ये टूट सकते हैं या कुछ, उनको मैं पिंडी इस्लामाबाद में करती हूँ। ठीक है। लेकिन मैं चॉकलेट्स भी बनाती हूँ बाय द वे, तो वो अगर सीज़न अच्छा हो, सर्दियाँ हो, तो वो और ग्रेनोला इट गोज़ नेशन वाइड, कहीं भी जा सकते हाँ, हैं, कहीं से भी आप ऑर्डर कहीं कर मुझे आते हैं, मुझे सिंध से भी, लाइक मैं हैदराबाद तक भेजा है मैंने। रियली? और कोयटा में, हैदराबाद में, पेशावर में। लेकिन वो सर्दियों के सीजन में नहीं, ग्रेनोला तो सर्दी गर्मी दोनों ठीक है, जाता है। ठीक है। जो सिर्फ चॉकलेट्स जो हैं वो सिर्फ सीज़न पे डिपेंड करती है। और दूसरी आपने जो बात कही प्राइसिंग के हवाले से देखिए, आप वही बात है, मेरा इट्स नॉट अ मैस प्रोडक्शन। एक होती है ना चीज़, वो मैस प्रोडक्शन होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये ग्रेनोलास बने, वो सब बन रहे होते हैं। बिल्कुल। जब मैस प्रोडक्शन होती है तो आप चीज़ की प्राइस भी कम कर लेते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो इंग्रेडिएंट्स पे, आप वो डाल के प्रिजर्वेटिव्स को धड़ाधड़ बना के आपने मार्केट में हर दुकान में पहुँचा दिया। मेरा जो प्रोडक्ट है इट्स नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन मैसिव सिलेक्टेड है। सो और मैंने आपको बताया कि मैं लोगों को एक्चुअली खिला के एजुकेट किया, इट्स अ टोटली न्यू थिंग। और 2019 में तो बिल्कुल ही नई सी चीज़ थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आई वाज स्टिकिंग टू माई कोर बिलीव्स एंड लाइक मैंने यही करना है एंड आई विल कन्विंस पीपल टू चेक इट आउट, लाइक इट एंड देन बाय इट। तो अभी भी जब अगर मेरी बेक शॉप पे भी आप भी आइएगा, वहाँ पे ग्रेनोला के टेस्टर्स पड़े हैं, जरूर इंशाल्लाह फ्री टेस्टर्स हैं, आप आएँ ग्रेनोला खाएं, लोग आते हैं, जो आपको पसंद है वो ले जाएं। हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। थैंक यू सो मच राबिया फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा शुक्रिया। आपसे बात करके। यू आर वेरी स्वीट एंड नाइस पर्सन, जिस तरह की आपकी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत मज़ेदार आपने बिरयानी बनाई हुई है। हम जी यहाँ पे आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अपना वीकेंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। मुझे हमारी को अपनी दुआ में याद है। क्या अल्लाह हाफ़िज़।